read everyone's message, because not very much mobile is not very much handy in comparison to the mobiles and all. Okay, so So actually, currently before you just start, let me know जब भी start करना हो. yeah, I would just like to introduce you. That's it, to the joinees, to the participants. So hello everyone. So Udit Gupta sir, he's a chartered accountant having more than 9 years of experience in transfer pricing and international taxation in public accounting firms. So in the past, he has worked with EY, Deloitte at the managerial level in multiple countries. And in his career, he has worked upon almost all the aspects of transfer pricing, which includes TP documentation, setting pricing policies, business models, vetting the agreements, managing TP audits, and advanced pricing agreements. And currently, he is based in Toronto, Canada, and is working with the Legal Quotient Consultant, which is a dedicated transfer pricing and international tax firm, and is looking after the transfer pricing practice of India, USA, Canada, and South Asian countries. So very welcome, Udit sir, to this platform of FIP. We are all very glad to have you here. Thanks a lot for giving me the opportunity to come to your platform. And मैं starting में सबको पहले sorry बोलना चाहूँगा कि for my this absurd look. यहाँ पे अभी भी lockdown चालू है और there are still barber shop closed everywhere over here. So cannot do anything with my, so मेरी professional looks पे मत जाना, ये temporary मेरी ऐसी looks है नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता. That's perfectly fine. So people are, I mean, they're already fan of yours. No. So we are still waiting for the people to join. Abhi, yeah. I guess there is one senior member who is supposed to join, है ना? No. Mukesh Singh Kushwaha is not coming. Actually, there is some technical issues with some people. Like they don't know how to update Zoom. और कुछ लोगों ने क्या किया है उदित जी की हमें मेल आईडी कोई और दे दी है, Zoom से लॉगिन कोई और मेल आईडी से कर रहे हैं, राइट? तो these are kind of problem they are facing and we are just sorting it out. और इसी के चक्कर में हम लोग YouTube पे लाइव करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है. You can start. साधना जी, आप उदित जी का इंट्रोडक्शन दें और सेशन स्टार्ट करें. मैं तब तक थोड़ी टेक्निकल जो इशू है वो YouTube पे ना हम चाहे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं. मैं उसी के लिए ट्राई कर रहा हूं. कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक बार YouTube पे अगर स्टार्ट हो गया ना और मैंने एक बार चीजें अगर टेक्निकल पे जाना शुरू कर दिया तो आई हैव मेड काइंड ऑफ लाइक फ्लो में मैंने स्टोरी टाइप्स में इस तरह उसको कन्वे करना है, और वो कुछ भी अगर स्टार्टिंग चीज मिस हो गई ना तो बाद में कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं बाद में बोल क्या. हम इसकी रिकॉर्डिंग भी रख रहे हैं, सबको भेज देंगे रिकॉर्डिंग भी, और ये आप यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, मैं तब तक मीनवाइल कोशिश करता हूँ इसको. Sir, rather starting with the technical aspect, can we start with the opportunities available in this area? ये मैं स्टार्टिंग से ना, मतलब कि मैं इसको लास्ट में रखना चाहूंगा, क्योंकि चीजें ना पहले बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है. अगर बेसिक ही समझ में नहीं आएगा ना तो फिर वो अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आएगी. क्योंकि कोई काफी जनों ने ट्रांसफर प्राइसिंग में काम कर नहीं रखा होगा, और मैं इसको ओवरऑल बेसिकली और एक बड़ी पिक्चर देना चाहता हूँ मैं, और बड़ी आई वांट टू गिव इन इंटरनेशनल टैक्स रेदर देन अ ट्रांसफर प्राइसिंग इटसेल्फ. कि उसमें कई सारे ना, जस्ट वांट टू गिव अ मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स टू एवरीथिंग रेदर देन अ थ्योरेटिकल, जो मार्केट में ना काफी चीजें र्यूमर्स की तरह चलती हैं और काफी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन जिसने जो बोल दिया हाँ उस तरह चल गया. तो मैं काफी चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, लेकिन हाँ उसके लिए पहले बेसिक चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है. और जब तो बेसिक समझ नहीं आएगा ना तब तक वो ट्रांसफर प्राइसिंग और इंटरनेशनल टैक्स में कैरियर किस तरह बन सकता है वो चीजें समझ नहीं आएंगी. तो वो मुझे स्टार्टिंग ही बेसिक से ही करनी पड़ेगी, और वो करते करते लास्ट में फिर उसको वो कैरियर अपॉर्चुनिटी से मुझे उसको लिंक करना है. तो दिस इज हाउ आई थिंक्स आई प्लान्ड. लेकिन मैं उसको अभी बता दूंगा ना तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि अच्छा हुआ क्या. Sir, actually, we're already live on YouTube, so even people who are not being able to join us on Zoom, who have registered, they can also watch us live on YouTube. So, okay, perfect. Yeah, I think. Perfect. If you are live on YouTube, if we are on recording, then it's completely fine. There is an issue in YouTube live. We are just sorting it out. तो बस वही एक बार YouTube लाइव वाला एक बार हो जाए, या तो फिर उसको फिर स्टार्ट कर लेते हैं. एक बार आप YouTube का आराम से कर लीजिए. We can wait for 5 minutes. उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर लेंगे अगर YouTube में भी नहीं हो पाया ना, because I can understand it's already late at your end, और मेरे साइड तो आप देख ही सकते होंगे. अभी तो यहाँ तो दिन ही हुआ है. Right, sir. So the audience, please let us know what are your expectation and everything in the comment section. I think there is a issue. We are unable to do it on YouTube live. So you please carry on. इसकी recording है, इसकी recording हम सबको भेज देंगे group पे. Perfect है. फिर एक काम करते हैं, फिर हम यहाँ से start ही करते हैं. In fact, it's already 10 minutes late. Okay, just give me a minute.
Fine. Hello friends, my name is Udit Gupta. I'm a qualified chartered accountant having more than 9 years of experience in transfer pricing and international taxation. ये सब चीजें आपको पहले ही You साधना can जी be a बता little चुकी हैं. louder. You can be little louder with it. Little louder. मैं तो ठीक है. Hello friends, my name is Udit Gupta. I'm a qualified chartered accountant having 9 years of experience in transfer pricing and international taxation. Currently I'm based in Toronto. और इसे कंफ्यूज मत करना, ये यहाँ पे दिन हो रखा है, कहीं आपको लगे कि ये कौन सी रिकॉर्डिंग चला दी हो, कौन सी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं. आप बिल्कुल लाइव हैं इस वक्त. और currently I'm associated with legal question consultant and looking after transfer pricing practice of Canada, US, India and Southeast Asian countries. Okay. और जो आज का जो टॉपिक्स है जो मुझे दिए गए हैं फॉर डेलिब्रेशन, द फर्स्ट टॉपिक इज द बेसिक ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, द सेकंड टॉपिक इज कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन ट्रांसफर प्राइसिंग एंड द थर्ड वन इज कि आज हम कि जो भी आप आगे आने वाले 10-11 दिनों में आज जो पढ़ने वाले हैं, मुझे उन सबको लिंक करना है, मुझे सबके बारे में बताना है कि हम हर एक क्लास में क्या क्या करेंगे, क्योंकि सब में अलग अलग टीचर्स आएंगे, तो आपको सबका पता होना जरूरी है कि आपको सबका पता होना जरूरी है कि हाँ क्या टीचर, कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा और वो किस तरह आपस में लिंकेज, किस तरह की चेन आपस में जाएगी. तो मैं आपको सब चीजों का लिंक करता हुआ जाऊंगा उस चीज के अंदर. हर एक क्लास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने शुरू में कोई भी क्लास आपने मिस कर दी, अगर आपने शुरू में बेसिक भी मिस कर दिया, तो बाद में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज हर एक क्लास आपस में कनेक्टेड है. ओके, देन स्टार्टिंग विद अवर जो मुझे टॉपिक्स दिए गए हैं, मैं बेसिक ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग की जगह मैं आपको बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल से शुरू करना चाहूंगा. तो मैंने इसको 4-5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है कि हमारे कि व्हाट इज और द बेसिक लाइक हमारे कि इंटरनेशनल टैक्स आया क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इंटरनेशनल टैक्स की जरूरत क्यों पड़ी, बिजनेस किस तरह इवॉल्व हुए, बिजनेस किस तरह चेंज हुए कि हमें इंटरनेशनल टैक्स की हमें जरूरत पड़ी है. और सेकंड फिर जो इशू है हमारे पास, जस्ट गिव अ मिनट, लेट मी सेट. वहां पे एक तो पिक्स चेंज हो रही है ना, तो मेरा ध्यान वहां पे जा रहा है. हाउ टू why it's changing. ओके, तो पहले किस तरह मॉडल्स इवॉल्व हुए, किस तरह बिजनेसेस इवॉल्व हुए जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल टैक्स की जरूरत पड़ी. और उसके बाद इंटरनेशनल टैक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इशू 1, इशू 2. वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से इश्यूज हैं जिसमें कि इंटरनेशनल टैक्स डिवाइडेड है. और उसके बाद हम इशू 1, इशू 2 के बाद हम उस पर जाएंगे कि कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होनी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ द बिजनेस इवॉल्वमेंट. और थर्ड फिर हम जाएंगे कि बेसिक्स ऑफ आपके ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर, हम कोर्स के ऊपर जाएंगे, कोर्स हमारा किस तरह डिजाइंड है, हम कोर्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और आगे कोर्स में चीजें किस तरह आपस में कनेक्ट होंगी. एंड द लास्ट पार्ट विल बी अवर की कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं हमारे इंटरनेशनल टैक्स के अंदर. सो स्टार्टिंग विद कि हमारे बिजनेसेस वगैरह कैसे इवॉल्व हुए. सो आपको इंटरनेशनल टैक्स समझने के लिए ना सबसे पहले बहुत पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इस तरह की कौन कौन सी कंडीशंस, इस तरह क्या क्या सर्कमस्टांसेस वर्ड में आए जिसकी वजह से इंटरनेशनल टैक्स की जरूरत पड़ी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बिल्कुल ही स्टार्टिंग में चले जाते हैं, जब आदि मानव जिसका जो वक्त कहते हैं, जिसको स्टोन एज कहते हैं, वहां पे ना हर एक इंसान सब कुछ खुद ही किया करता था. वहां पे वो खुद ही अपने जूते बनाता था, खुद ही अपने कपड़े बनाता था, खुद ही अपना खाना खाने के लिए खुद शिकार करता था, खुद ही फार्मिंग करता था, खुद ही अपना घर बनाता था, सब कुछ खुद ही करता था. देन ह्यूमंस स्टार्टेड इवॉल्विंग, दे गेटिंग मोर इंटेलिजेंट. तब उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू करा कि किस इंसान के अंदर क्या खासियत है, क्या उसमें स्पेशलाइजेशंस हैं, क्या क्या उसमें खूबियां हैं. फिर इंसान वही काम करना शुरू कर दिया और बार्टर सिस्टम, वी स्टार्टेड विद द बार्टर सिस्टम. लाइक जो जूता अच्छा बनाता है वो जूता बनाने लगा, और जो कपड़े अच्छे बनाता है वो कपड़े बनाने लगा, और जो औजार अच्छे बनाता है फॉर कुकिंग दी फूड, जो और चीजें या जो घर अच्छा बनाता है, हम सब हर एक इंसान वो वाला काम करने लग गया. और अपने आप के अंदर बार्टर सिस्टम शुरू हो गया कि आपस में गुड्स वगैरह एक्सचेंज होने शुरू हो गए. कि सामने वाला फार्मिंग अच्छा करता था तो उसने खेती करी और उसने गुड्स सामने वाले को दिए, और सामने वाला औजार अच्छे बनाता था कुकिंग के लिए तो उसने उसको औजार दे दिए, या उसने कपड़े अच्छे बनाता तो कपड़े दे दिए. इस तरह आपस में बिजनेस स्टार्ट हो गया. लेकिन अभी भी बहुत क्लोज फैसिलिटी के अंदर होता था कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर, लेकिन फिर बहुत छोटे एरिया के अंदर ये चीजें होती थी. उसके बाद वी स्टार्टेड विद करेंसी की डेवलपमेंट हुई, कि करेंसी इवॉल्व हुई कि, और करेंसी की जैसे ही करेंसी इवॉल्व हुई तो बिजनेस का जो दायरा है और बढ़ गया. लोग और दूर दूर तक जाने लगे अपना बिजनेस करने के लिए, बिकॉज देयर वाज अ करेंसी, देयर वाज समथिंग टू एक्सचेंज, और जिसको वो सेव करने लगे और बाद में आके उसका यूज करने लगे. आफ्टर करेंसी
जो लैंडमार्क, जो चेंजेस जो बिजनेस के अंदर आए, जो लोग आपस में करते थे, स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिया, गाड़ी। और जैसे ही ये चीजें आई तो फिर लोग इंटर स्टेट, इंटर कंट्री जाना शुरू हो गए, फिर शिप्स वगैरह आए, उसके बाद फिर एमएनईज वगैरह की डेवलपमेंट शुरू हुई। सबसे पहले ये ना एक छोटे बिजनेसेस थे, पहले फैमिली बिजनेसेस थे, जैसे कि आप लगाइए सोनी टेलीविजन था जो पहले डेवलपमेंट हुई, पहले सोनी टेलीविजन, सोनी टेप रिकॉर्डर, सोनी वीसीआर, ये जापान में एक छोटी सी कई फैमिली रही होगी, पहले उसने उस चीज को स्टार्ट किया। और फिर वहां से फिर उसने फिर वो एमएनसीज फिर जैसे फिर एक्सपेंड होने करना शुरू किया। और जब ये एक्सपेंशन हुई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्टेड विद डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि हमारे इश्यूज वगैरह कहाँ से आने शुरू हुए। दे स्टार्टेड विद डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल्स कौन से होते हैं कि जो काम मेरा जापान में हो रहा है, मतलब कि वहीं पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, वहीं पे ही मेरे मैनेजमेंट भी बैठी है, वहीं पे मेरी R&D भी हो रही है, वहीं पे मेरे प्रोडक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं, वहीं पे मेरी अकाउंटिंग भी हो रही है, वहीं पे मेरे वारंटी सर्विसेज वगैरह, मैं वारंटी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब कुछ काम कर रहा हूँ वहां पे मैं। अब अगर जापानीज कंपनी, जो अगर कोई सोनी जो जापानीज कंपनी है, अगर उसने इंडिया में आना है तो वो इंडिया में पूरा मॉडल रेप्लिकेट करेगी। और रेप्लिकेट किस तरह करेगी, यहाँ पे भी वो पहले सबसे हेड ऑफिस बनाएगी, फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी, यहाँ पे खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएगी, यहाँ खुद एडवर्टीजमेंट करेगी अपनी। उसको जापान से खाली टेक्नोलॉजी मिल सकती है, लेकिन खुद यहाँ पे अपनी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल अपनी खुद मार्केटिंग करेगी, खुद अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट करेगी, सब कुछ बिल्कुल पैरेलल जो जापान के अंदर है सेम मॉडल यहाँ पे भी होगा। एटलीस्ट 90% 80% रेप्लिकेट यहाँ पे उसको करना पड़ेगा। अब हुआ क्या, इस मॉडल के बाद देयर इन लास्ट 2-3 decades, if you would have noticed, there has been a landmark changes or landmark developments in the field of logistics and in the field of communication. और ये लॉजिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन की वजह से हुआ क्या, एक अलग ही मॉडल, दुनिया एक अलग ही तरीके से चेंज होती जा रही है, बिजनेस बिल्कुल अलग ही तरीके से चेंज होते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर आपको अमेजोन पे कुछ मर्जी आप ऑर्डर कर दीजिए, अगर आप दिल्ली में बैठे हैं और जो वेंडर है वो चेन्नई के अंदर है, आपके पास 2 दिन के अंदर सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा और इंस्टेंटली आप ऑर्डर कर सकते हैं, सब चीजें इंस्टेंटली हो सकती हैं। तो ड्यू टू द कम्युनिकेशन, ड्यू टू डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन, ड्यू टू डेवलपमेंट इन लॉजिस्टिक्स, लोग डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेसेस जो है डिसेंट्रलाइज्ड होने शुरू हो गए, और सॉरी सेंट्रलाइज्ड होने शुरू हो गए। इन सेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल एमएनईज ने देखना शुरू करा कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, और इन्होंने इस चीज के कैसे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हम अपना हटा सकते हैं। उन्होंने कंट्रीज, जैसे कि लोगों ने पहले अपनी स्पेशलाइजेशन ढूंढी थी ना, अब एमएनईज ने स्पेशलाइजेशन कंट्रीज में ढूंढनी शुरू कर दी है कि किस कंट्री के अंदर क्या क्या स्पेशलाइजेशन हैं। और स्पेशलाइजेशन बाय स्पेशलाइजेशन दे आर रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट। और स्पेशलाइजेशन कई तरह की हो सकती है, कॉस्टिंग भी आप कई तरह से कम कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं पे गुड्स बना के, कहीं अगर जहाँ भी कोई सस्ती, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है, वहाँ पे आप अपने पूरा का पूरा अपना सेटअप वहाँ पे आप भेज सकते हैं और अपने मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम कर सकते हैं। अब कहीं किसी जगह के ऊपर हो सकता है कि आपकी जो सर्विस की जो कॉस्टिंग है, जैसे इंडिया के अंदर लेबर कॉस्ट इज वेरी चीप और एजुकेटेड लेबर कॉस्ट इज वेरी चीप, तो यहाँ पे आपके शेयर सर्विसेज वगैरह आपकी हो सकती है कि यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग और शेयर, और इसके अलावा एक कॉस्ट और एक बहुत बड़ी होती है जो कि कंपनीज की होती है, वो होती है टैक्स कॉस्ट। तो टैक्स कॉस्ट को भी कम करना, वो भी अपने में कंपनीज के लिए कॉस्ट है, उसको भी कम करना था। तो कंपनियों ने अपने बिजनेस मॉडल सेंट्रलाइज करने शुरू कर दिए, और सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर अब उनका एक हेड ऑफिस होता था जो कि सब चीजें मैनेज करेगा और सब चीजें ही सेंट्रलाइज होंगी। और उसके अंदर अब उन्होंने ढूंढना शुरू करा कि किस कंट्री क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। जैसे कि चाइना एमर्ज एज अ वर्ल्ड फैक्ट्री। किसी को कुछ भी अगर मैन्युफैक्चर करना है, कुछ भी, और भी कई कंट्रीज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेजर बता रहा हूँ कि कहाँ पे चीजें जानी शुरू हो गई। अगर किसी ने कुछ ही मैन्युफैक्चर करना है तो वो चाइना अपनी फैक्ट्री लगाना है उसने शुरू कर दी। अगर कोई भी शेयर सर्विसेज लाइक अकाउंटिंग, जैसे कि अकाउंटिंग अगर आपको पता ना हो, जैसे कि जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस की अकाउंटिंग इंडिया के अंदर होती है, काफी देयर इज अ बैक ऑफिस इन इंडिया, उसकी अकाउंटिंग इंडिया के अंदर होती है। तो उन्होंने अकाउंटिंग वाला वर्क यहाँ पे, जैसे कि एचएसबीसी का जो बैक ऑफिस जो है अकाउंटिंग का वो यहाँ पे है, तो उन्होंने वो यहाँ पे उन्होंने एक सेटअप करना शुरू कर दिया। इस तरह काफी कंट्रीज ने अपना आईटी सेटअप जो है यहाँ पे इंडिया में अपना सेटअप करना शुरू कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी कई चीजों में, आप जैसे हमने कॉल सेंटर्स देखे होंगे, कॉल सेंटर्स इंडिया में काफी सारे हैं, केपीओ, बीपीओ।
तो इंडस्ट्री ने, एमएनईज ने ये आइडेंटिफाई किया कि इंडिया के अंदर देयर इज अ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्संस एंड विच आर अवेलेबल फॉर अ मच लेसर प्राइस व्हाट वी आर पेइंग इन अवर कंट्री। उन्होंने इससे गुड्स वहां चाइना भेजे, वैसे इस तरह उन्होंने शेयर्ड सर्विस कॉस्ट उन्हें इंडिया भेज दी। इसी तरीके से दुबई ऑल्सो एमर्ज एज अ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी और वर्ल्ड वेयर हाउसिंग कंपनी। अब कहीं पे भी जैसे वो सेंट्रली लोकेटेड है और वहां पे टैक्स कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है, तो वहां पे सबके सब अपनी शिपमेंट्स वगैरह वहां के थ्रू रूट करने लग गए। तो दे आइडेंटिफाइड दुबई। इसी तरीके से दे आइडेंटिफाइड हांगकांग। अब हांगकांग किस तरीके से, जैसे कि एप्पल चाइना है, अब सपोज कीजिए कि अब एप्पल इंडिया, अब एप्पल जो यूएस है वो चाहता है कि चाइना की बजाय मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एप्पल इंडिया में भी हो। अब इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वहां पे फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, और हांगकांग इज अ फाइनेंशियल हब फॉर द वर्ल्ड। अगर कोई भी फाइनेंशियल की ट्रांजेक्शन होनी है तो पीपल जस्ट ट्राई है कि हांगकांग के थ्रू रूट करें। तो वहां से फंडिंग का काम, फाइनेंसिंग का काम, वो सब हांगकांग से शुरू हो गया। वहां से कई तरह की ट्रांजेक्शन होती थी। अब जैसे इंडिया को अगर फंड्स की जरूरत है तो हांगकांग विल सी कि किस कंट्री के पास, कि एप्पल यूरोप के पास के सरप्लस फंड है या एप्पल यूएस के पास सरप्लस फंड्स है, तो वहां से वो फंड्स लेगी और आगे एज अ लोन पे लेगी, और एज अ लोन पे आगे एप्पल इंडिया को दे देगी मैन्युफैक्चरिंग सेट करने के लिए। और अगर किसी का सरप्लस नहीं है तो वो ग्रुप से एज आपसे एप्पल यूएस से गारंटी लेगी और एप्पल यूरोप से गारंटी लेगी और एक बैंक को गारंटी देगी, और एप्पल इंडिया के लिए एक सस्ता लोन आपको कह सकते हैं, मतलब कि कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन अरेंज करेगी। सो दिस इज हाउ हांगकांग एमर्ज्ड। अब नाउ व्हाट हैपेंस कि अब आप सिंगापुर भी इसी तरीके से आप लगाइए कि सिंगापुर एमर्ज एज अ प्रोक्योरमेंट हब, कि अगर एडिडास है, अगर एडिडास को अगर प्रोक्योरमेंट करनी है तो सिंगापुर में देयर आर 5 स्पेशलाइज्ड पर्संस हु आर सिटिंग ओवर देयर आर टीम ऑफ वेरी स्मॉल ऑफ 5 to 20 पर्सन हु इज सिटिंग इन सिंगापुर, और जो कि सारा का सारा वो देखेगी कि कहाँ से हमें रिसोर्स में, कहाँ से अच्छी क्वालिटी के अप्रैल्स और जो कम से कम सस्ते से सस्ता हम कहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं सारा का सारा सामान। तो सिंगापुर ऑल्सो एमर्ज एज अ प्रोक्योरमेंट एजेंट एंड दे ऑल्सो एमर्ज एज अ, सिंगापुर के अंदर कई तरह से आप नो हाउ भी आप लगा लीजिए कि किसी अगर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना के अंदर है, तो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर है, तो यहाँ पे देयर आर पर्संस हु आर सिटिंग इन एप्पल सिंगापुर, और वो वहाँ पे बताएंगे कि आप किस तरह अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकते हैं। इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, आपको शायद पता ना हो, जो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग है, ये जो ग्लोबल जो स्क्रिप्ट्स वगैरह बनती हैं, जो आप एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह टेलीविजन पे देखते हैं, ये ग्लोबल स्क्रिप्ट्स होती हैं, और ये किसी से बनवाते हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, और रिस्पेक्टिव रीजनल जो वहाँ के जो हीरोज होते हैं, या जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, या जो एक्टर्स होते हैं, उनको स्क्रिप्ट के अंदर डाल के सेम एड बना दिया जाता है। सो दिस इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड गॉट सेंट्रलाइजिंग। और हर एक कंट्री, जैसे हमने पहले स्पेशलाइजेशन पे गए थे, इस तरह ही दोबारा से एमएनई स्पेशलाइजेशन ढूंढ रही है हर एक कंट्रीज के अंदर। अब ये स्पेशलाइजेशन जो हमने आइडेंटिफाई करी, हमारा मॉडल बिल्कुल ही हमारा चेंज हो गया, और इसकी वजह से लोग, पहले जो ट्रेड होता था ना कंट्रीज के अंदर, वो बहुत कम होता था, लेकिन अब एमएनईज के बीच में इट्स बीन एस्टिमेटेड कि मोर देन 50% और 2/3 जो ट्रेड है दुनिया का, वो एमएनईज के बीच में ही होता है, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के बीच में ही होता है। अब यहाँ से अगर इशू आते हैं कि, और यहाँ से टैक्सेशन इश्यूज स्टार्ट होते हैं हर एक गवर्नमेंट और हर एक एमएनईज के लिए, कि डबल टैक्सेशन के इश्यूज स्टार्ट होते हैं। लेकिन इन ट्रांजेक्शन से ना, आपको इश्यूज आगे बताऊंगा, लेकिन जो ये ग्लोबल डेवलपमेंट जो शुरू हुई है, ग्लोबल ट्रांजैक्शन और जो बिजनेस स्टार्टेड मूविंग टू सेंट्रलाइज्ड मॉडल, इसकी वजह से ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होनी शुरू हुई। पहले हम ट्रांजैक्शन से एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज द इंटर कंट्री मैन्युफैक्चरिंग, कि BMW पहले जर्मनी के अंदर थी, और BMW ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट BMW चाइना के अंदर लगा दिया। अब BMW में अब मैन्युफैक्चरिंग जो है BMW चाइना कर रही है। एंड द सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज BMW, आप ये लगा, सॉरी, इंटर कंट्री ट्रेडिंग। अब चाइना ने गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, पहले वहां से वो दुबई जाएगा, दुबई से फिर वो हर एक कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन इज इंटर कंट्री सर्विस, जैसे कि मैंने आपको इंडिया का बताया कि इंडिया एज अकाउंटिंग हब डेवलप होना शुरू हो गया है, और कई सारे से एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग की जो सर्विसेज हैं, नो हाउ की सर्विसेज हैं, प्रोक्योरमेंट एजेंसीज, प्रोक्योरमेंट एजेंट्स, जो प्रोक्योरमेंट सर्विसेज जो हैं, ये सब सिंगापुर से होनी शुरू हो गई।
So this is how things started evolving, और ये third type of transaction थी. And now the fourth type of transaction is inter-country investment. अगर BMW ने अपना इंडिया में अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपना एक खुद का ऑफिस खोलना है, तो यहाँ पे BMW Germany can invest और can come to India in two forms. One is the capital, वो यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूज करे, और यहाँ पे या तो वो लोन यहाँ पे एज अ लोन कंपनी को दे दे, और यहाँ पे उसको उस पे इंटरेस्ट चार्ज करते रहे. सो इन ट्रांजेक्शन से, जो इन्वेस्टमेंट की ट्रांजेक्शन से 3 तरह की इनकम हो सकती है. द फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट से है, वहां से आपको डिविडेंड आएगा, और अगर आपने कैपिटल इन्फ्यूज करी है तो. अगर आपने लोन दिया है तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा. एंड द थर्ड थिंग, और अगर आपने वो कंपनी ही बेच दी तो आपके पास कैपिटल गेन आएगा. और द फिफ्थ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, जो इंडिविजुअल एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना शुरू हो गए एम्प्लॉयमेंट की वजह से या और सर्विसेज देने की वजह से. सो फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड कि कौन, फिर वहां से स्टार्टेड इंडिविजुअल शिफ्टिंग ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉयमेंट की वजह से. दिस इज फिफ्थ काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन व्हिच स्टार्टेड हैपनिंग ग्लोबली. सो सबसे पहले हमने समझा कि ग्लोबल मॉडल्स, जो ग्लोबल बिजनेस है, किस तरह इवॉल्व हुए, किस तरह पहले डिसेंट्रलाइज मॉडल पे थे, फिर किस तरह सेंट्रलाइज मॉडल पे आए, किस तरह स्पेशलाइजेशन ढूंढी, उसके बाद सेंट्रलाइज मॉडल की वजह से क्या क्या ट्रांजैक्शंस हमारी होनी शुरू हो गई ग्लोबली. अब हम समझते हैं कि इशू कहाँ पे आने शुरू हुए. 2 इश्यूज, और जो 2 इश्यूज के ऊपर, दोनों बिल्कुल एक सेपरेट इशू है, दोनों इश्यूज इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड है, और दोनों पे ही आप अलग से ही अपना कैरियर बना सकते हैं. ये मैं आपको आगे बताऊंगा, उस पर कैरियर किस तरह बनाया जा सकता है. So the first issue is कि अब उदित गुप्ता, who is based in Canada, और उदित गुप्ता यहाँ पे मतलब कि आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा, और मैं टैक्सेशन के हिसाब से भी मैं कनाडा का रेजिडेंट हूँ. मैं यहाँ पे 182 डेज से ज्यादा यहाँ पे रहता हूँ, और मेरा रहता क्या है, मैं 6 महीने 7 महीने यहाँ पे रहता हूँ, और मैं अलग से 2.5 मंथ्स में यूएस में रहता हूँ, 2.5 मंथ्स में इंडिया में रहता हूँ. अब उदित गुप्ता कनाडा से यूएस गए 2 महीने के लिए प्रोजेक्ट के लिए, और उन्होंने एक काम किया. सपोज कि 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपए का मैंने काम किया वहां पे. अब वहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट कहेगी कि आपने मेरी सड़क यूज करी, आपने मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया है, आपने मेरे यहाँ पे सब चीज, जो फैसिलिटी है, जो बेसिक फैसिलिटी आपने मेरे यहाँ पे यूज करी है, तो आप मेरे को टैक्स दीजिए. तो मैंने कहा जी चलो ठीक है. तो मैंने वहां पे 30% जो भी टैक्स रेट है, और मैंने वहां पे अच्छा एक चीज और, मैं एग्जांपल पे, इससे पहले जाऊं, मैं आपको जो भी कंपनीज के बारे में बता रहा हूँ, बिजनेस स्ट्रक्चर में मैं एप्पल का नाम लूंगा, या मैं BMW का नाम लूंगा, या मैं एडिडास का नाम लूंगा, तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि यही स्ट्रक्चर है. ये आप जिंदगी में रोजमर्रे में आप यूज करते हैं, तो मैं ऐसे नाम यूज कर रहा हूँ. और जो रोजमर्रे में आप कंट्री जो आप एक अपने दिमाग में रखते हैं, मैं उन कंट्रीज का जानबूझ के नाम ले रहा हूँ. मेरे को बिल्कुल स्पेसिफिकली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैं अमेरिका इसका और सिंगापुर का हो सकता है, मैं 0% बोलूँ, लेकिन 17% टैक्स है. मैं दुबई, वहाँ पे 0% टैक्स है. तो मैं कुछ फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी मैं आपको एक्चुअल मॉडल नहीं बता सकता. आई एम बाउंड विद दैट. मैं कॉन्फिडेंशियलिटी में आपको एक्चुअल मॉडल्स नहीं बता सकता, ना मैं एक्चुअल मॉडल्स बता रहा हूँ. दैट कुड डिफर फ्रॉम टू व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है जी. अच्छा, जो मैं अपने एग्जांपल के ऊपर था कि उदित गुप्ता यहाँ से यूएस गया, और यूएस में जाके उसने 1 लाख रुपए कमाए. अब उसमें यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि हमें टैक्स चाहिए. उदित गुप्ता ने 30% टैक्स से यूएस के अंदर दे दिया. अब उदित गुप्ता वापस कनाडा आया, और गवर्नमेंट ने कहा कि उदित गुप्ता जी, आप यहाँ पे रहते हैं, आप यहाँ के रिसोर्सेज यूज करते हैं, हमें आप जो आपने इनकम आपने यूएस में कमाई है, आप उस पर हमें टैक्स दीजिए. तो मैंने कहा जी टैक्स मैं पहले वहां दे चुका हूँ, और लेकिन उनकी बात भी ठीक है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये टैक्स उनको भी देना है. तो अब मुझे यहाँ पे भी वो लोग टैक्स मांगना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन मैं पहले भी टैक्स दे चुका हूँ. सो सबसे पहला इशू आता है कि जो इनकम मैंने यूएस में अर्न करी है, कि कोई भी इनकम, या मैं इंडिया में आया, मैंने इनकम इंडिया में कोई इनकम अर्न करी है, या सिंगापुर में अर्न करी है, तो वो इनकम कहाँ पे टैक्स होगी. और हर एक कंट्री का अपना अपना टैक्सेशन मॉडल है. तो पहले इशू को कैसे सेटल किया जाए, और ये इशू जो आता है बेसिकली आता है, देयर आर 4 मॉडल्स ऑफ टैक्सेशन जो कि हर एक कंट्री अडॉप्ट करती है, हर एक किसी के अलग अलग है. द फर्स्ट मॉडल इज टेरिटोरियल बेस्ड मॉडल, टेरिटोरियल बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम. टेरिटोरियल बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है कि देयर आर अराउंड 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. उसमें से अराउंड 10 से 12% कंट्रीज ही ऐसी हैं, देयर अराउंड 30-35 कंट्रीज जो कि टेरिटोरियल बेस्ड मॉडल यूज करती हैं. इस मॉडल में क्या होता है कि आप जैसे कि ये कुछ जैसे सिंगापुर, हांगकांग, ये जैसी कंट्रीज को यूज करती है. अब मैं सिंगापुर गया, अगर मैंने वहां पे कुछ मर्जी मैंने कुछ कमाया, मैंने वहां पे कुछ मर्जी सर्विसेज दी, और मैंने वहां जाके सर्विसेज दी, और मैंने वहां से कुछ मर्जी कमाया, तो मुझे वहां पे टैक्स देना पड़ेगा.
अगर इंडिया टेरिटोरियल यूज कर रही है, इंडिया कर नहीं रही, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर तो मैं इंडिया की टेरिटरी में आके मैंने कुछ मर्जी वहां पे कमाया, तो मुझे अगर इंडिया यूज टेरिटोरियल बेस्ड मॉडल, तो इंडिया जो भी मैं इंडिया में आके जो मर्जी कमा रहा हूँ तो मुझे वहां पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर इंडिया टेरिटोरियल यूज करिए, अगर इंडियन सिटीजन बाहर यूएस जाके अगर कुछ कमाता है तो उसको इंडिया में कुछ भी टैक्स नहीं देना। लेकिन ऐसा वाला मॉडल नहीं है। मैं फॉर आपको एग्जांपल, अगर सिंगापुर सिटीजन बाहर यूएस में जाता है, वहां जाके यूएस में आके काम करता है और वहां से कुछ मर्जी कमाता है, तो सिंगापुर उस पर उसको टैक्स नहीं मांगेगा। सो दिस इज टेरिटरी। आप टेरिटरी में जो भी काम होता है, उस वहां से जो मर्जी इनकम होती है, वहां पे उसके टैक्सिंग राइट्स होते हैं। एक मॉडल ये वाला होता है जो कंट्रीज यूज करती हैं। सेकेंड मॉडल इज ग्लोबल टैक्स और रेजिडेंट बेस। ये जनरली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, अराउंड 90% जो कंट्रीज हैं वो यही मॉडल यूज करती है। अराउंड 80-85% कंट्रीज यही मॉडल यूज करती है और इंडिया भी यही यूज करती है। व्हाट हैपेंस इज कि चाहे मैं यहाँ पे कनाडा में रहता हूँ और मैं इंडिया में आऊंगा, चाहे मैं कैनेडियन सिटीजन से, लेकिन मैं अगर इंडिया में आऊंगा और मैं इंडिया में अगर 182 डेज से ज्यादा रह गया, या मैं एज पर टैक्सेशन में अगर रेजिडेंट बन गया, तो मेरी ग्लोबल इनकम मैंने जो कनाडा में कमाया, जो मैंने यूएस में कमाया, मैंने सिंगापुर में जो कमाया, मुझे इंडिया में भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। सो दिस इज ग्लोबल टैक्स, दिस इज रेजिडेंस बेस्ड मॉडल। एंड द थर्ड वन इज सिटीजनशिप बेस्ड मॉडल। सिटीजनशिप बेस्ड मॉडल कौन सा होता है कि ये खाली दुनिया के अंदर खाली 4 ही ऐसी कंट्रीज हैं जो इस मॉडल को यूज करती हैं। अगर मैं यूएस का एक, और ये 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एक तो वन इज यूएस, वन इज अर्टिया, वन इज हंगरी एंड वन इज म्यांमार। क्या और इनका क्या है कि आपने दुनिया में कहीं मर्जी कुछ मर्जी अर्न किया हो, आप, मैं चाहे यूएस में एक दिन भी नहीं रहा, अगर मेरे पास यूएस का पासपोर्ट होल्डर हूँ या मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ और मैं पूरे 365 दिन में इंडिया में रहा, लेकिन तब भी जो भी मैं इंडिया में कमाऊंगा, मेरे को यूएस उस पर मुझसे टैक्स मांग सकता है और मुझसे टैक्स मांगेगा। दिस इज सिटीजनशिप बेस्ड मॉडल। और देयर आर ओनली 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ 195 देयर आर ओनली 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, देयर आर ओनली 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो कि ये सिटीजनशिप मॉडल बेस्ड मॉडल के ऊपर काम करती हैं। एंड द लास्ट मॉडल इज नो टैक्स। Out of 195, around 195 countries in the world, there are 20 countries in the world जो कोई टैक्स ही नहीं लगाती। There are no direct taxation। अब आप ये सोचिए कि इतने वैरायटी ऑफ टैक्सेशन की वजह से अब उदित गुप्ता सिंगापुर जाता है, सिंगापुर जाके इनकम अर्न करता है, और वो समझिए कि और मैं इंडिया में अगर रहता हूँ, आप इस तरह सोचिए कि मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं सिंगापुर गया और मैंने सिंगापुर में जाके मैंने कुछ इनकम अर्न करी और मैं यूएस सिटीजन भी हूँ, तो और मैं फुल टाइम इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया में से जो सिंगापुर है, मैं सिंगापुर भी टेरिटोरियल बेस के मैं सिंगापुर भी टैक्स मांगेगा, और इंडिया में 182 डेज से मैं ज्यादा रहा हूँ तो इंडिया भी मुझसे टैक्स मांगेगा, और मैं अगर यूएस सिटीजन हूँ तो यूएस भी मुझसे टैक्स मांगेगा। तो अल्टीमेटली अगर सबकी 30% अगर टैक्स है, तो मेरे अगर मैंने 100 रुपीज कमाए तो 90 रुपीज तो मैंने टैक्स में दे दिए। तो इस चीज को अंडरटेक करने के लिए हर एक कंट्री ने, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री ने, टू डेवलप देयर बिजनेस, कि लोग आपस में हर एक कंट्री में जा सके, काम कर सके और ये डुप्लीकेशन डबल टैक्सेशन हट सके। द कंट्रीज कम अप विद द म्यूचुअल एग्रीमेंट, डबल टैक्स एग्रीमेंट, इसको हम DTAA बोलते हैं, मॉडल टैक्स कन्वेंशंस बोलते हैं, अभी मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह काफी चीजें इसमें आ रही हैं। तो उन्होंने आपस में एग्रीमेंट एंटर कर लिया कि ऐसे इंडिया और सिंगापुर ने एंटर कर लिया, अगर कोई इनकम अर्न करी तो किसके पास टैक्सिंग राइट होगा, वो एक ही जना उसका टैक्स रखेगा, एक ही जना टैक्स चार्ज करेगा, और उसके अलावा जो दूसरी कंट्री टैक्स लेगी उसको क्रेडिट देगी, तो डबल टैक्सेशन नहीं होगा। सो दिस इज हाउ दिस वाज रिजॉल्व। और DTAA के अंदर देयर आर प्राइमरली 3 काइंड्स ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स विच आर मॉडल टैक्स कन्वेंशन, जिसपे की एग्रीमेंट जो हर एक कंट्री फॉलो करती है, जो हर एक कंट्री अडॉप्ट करती है। The first one is OECD, second one is United Nations model, and the third one is United States. United States खाली United States ही करता है, because वो अपना अलग ही चलता है। और OECD और United Nations में प्राइमरली फर्क क्या है? OECD is formed primarily by the developed countries, और United Nations is primarily formed by the developing countries. अब यूनाइटेड जो OECD कंट्रीज होती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, they generally go to the different countries, different developing countries, जो वहाँ के रेजिडेंट होते हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। तो उनका डेवलपिंग कंट्रीज का हमेशा क्या रहेगा और डेवलप्ड कंट्रीज का हमेशा क्या रहेगा कि हम रेजिडेंट को टैक्स कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली दूसरी कंट्री, जैसे कि सपोज यूएसए की कंपनी कोशिश करेंगे हम इंडिया में आए, इंडिया में आके काम करें, वहां से पैसा कमाए, और
तो यूएस का रहेगा जो हमारा रेजिडेंट बेस, मैं उसको स्ट्रॉन्ग कर सकूं, जो भी रेजिडेंट पे जो भी टैक्सेशन हो रही है मेरे को उस पर टैक्सेशन मिल सके, तो वो ओईसीडी, वो तो मैं यूएस बोल गया, आप उसको आप यूरोप समझ लीजिएगा, यूएस तो अलग ही मॉडल पे चलता है, आप कनाडा समझ लीजिएगा। तो कनाडा विल ट्राई कि मैं ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन को मैं यूज कर सकूं कि मेरे रेजिडेंट मेरे स्ट्रॉन्ग है, वो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहां जाके काम करते हैं, तो वो ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन को फॉलो करने की कोशिश करेगा। और इंडिया क्या कोशिश करेगा, यूनाइटेड नेशन मॉडल कहता है वो सोर्स बेस्ड टैक्सेशन के ऊपर फॉलो करता है, जो उसकी ट्रीटीज है वो सोर्स बेस्ड टैक्सेशन के ऊपर रखती है कि जो भी मैंने पैसा कमाया, जो भी मेरे यहाँ जो भी आएगा, जो भी यहाँ पे पैसा कमाएगा कि जो भी मेरे यहाँ पैसा कमाएगा, am I not audible? You are, sir, मेरी perfectly, आवाज perfectly audible. Sir. अच्छा, मेरे को किसने शायद मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट ऑडिबल No, प्रॉपर्ली। sir, absolutely perfect. Yeah. परफेक्ट, ठीक है, ओके। तो और इंडिया में कोई आएगा तो इंडिया वाले कोशिश करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज कोशिश करेंगी कि बाहर डेवलप कंट्री से जो मर्जी कोई भी आ रहा है, कोई मेरी कंट्री के अंदर आ रहा है या जो मेरे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहा है, मुझे उस पर टैक्सेशन मिल सके। सो दिस इज द थिंग, इस तरह से हमारा ये अलग अलग मॉडल्स हमारे इवॉल्व हुए। सो द फर्स्ट मॉडल वाज ओईसीडी व्हिच वाज बीन फॉलोड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि रेजिडेंट को टैक्सेशन राइट्स देता है। देन कम्स यूनाइटेड नेशंस, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज सोर्स बेस्ड टैक्सेशन के ऊपर जाता है। एंड द थर्ड वन इज यूनाइटेड स्टेट्स, वो अपनी दुनिया में अलग ही चलता है। तो ये तीन हमारे मॉडल्स हैं। और आपका जो पहला जो इशू है कि कहाँ पे टैक्स हो, उसे हम DTAA के थ्रू उसको कर्व किया जाता है, उस इशू को हटाया जाता है और उस इशू को फॉलो कि उसमें किस तरह की किस कंट्री को टैक्स हो, तो वो फर्स्ट इशू आपका DTAA के थ्रू रिजॉल्व किया जाता है ग्लोबली। सो दिस वाज द फर्स्ट इशू। अगर आपको कैरियर बनाना हो इंटरनेशनल टैक्स में तो आप ये फर्स्ट इशू के ऊपर, और ये बिल्कुल अलग कैरियर है। अब जो सेकंड इशू आता है, व्हाट द सेकंड इशू? सेकंड इशू इज, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, सपोज कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना के अंदर है, ठीक है जी। अब वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एप्पल की जो आती है, द कॉस्ट इज 10,000 रुपीज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और चाइना उसको आगे फर्दर सेल करता है, जो एप्पल चाइना उसको आगे फर्दर सेल करता है यूरोपियन कंट्रीज को फॉर 20,000 रुपीज। चाइना के अंदर 10,000 रुपीज कमाता है एप्पल। अब एप्पल यूरोप या एप्पल फ्रांस को आईफोन चाइना से मिलता है 20,000 का, और वो आगे अनरिलेटेड कस्टमर को उसको बेचता है 1 लाख रुपीज का। तो अब एप्पल यूरोप ने कितने कमाए? 80,000 रुपीज। 10,000 चाइना के अंदर कमाए एप्पल ने, और 80,000 यूरोप के अंदर कमाए। टोटल 90,000 रुपीज उसने कमाए। और आप फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ये अज्यूम कीजिए कि दोनों जगह पे टैक्स रेट 30% है। सो द टैक्सेबिलिटी 3,000 रुपीज उसने टैक्स चाइना में पे किया एप्पल ने, और 24,000 टैक्स उसने एप्पल ने यूरोप में फ्रांस के अंदर पे किया। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 27,000। नाउ व्हाट कंपनी स्टार्टेड डूइंग इज, उन्होंने बीच में एक दुबई के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिठा दिया, एक वेयर हाउसिंग बिठा दिया। अब कुछ भी अगर परचेज करेगा, अगर कोई भी सबसे पहले अगर कोई भी चाइना में जब गुड मैन्युफैक्चर हुआ है, सबसे पहले से दुबई परचेज करेगा। अब दुबई अगर उसे परचेज करेगा तो उसे 20,000 में दुबई परचेज करता है। 20,000 परचेज किया, अब दुबई पूरा उसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड उसको बेचेगा। उसको इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको यूएस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको फ्रांस को देगा, उसे अफ्रीका को देगा, उसे ऑस्ट्रेलिया को देगा, उसे चाइना को, सब जगह पे वहां से दुबई के थ्रू जाएगा। और दुबई उसको आगे फर्दर कितने में सेल करता है? दुबई उसको आगे फर्दर सेल करता है 90,000 में। सो जो पहले चीज 20,000 में आगे बेची जा रही थी, अब दुबई उसको 90,000 में आगे बेच रहा है। आप ये समझिए, फ्रांस को 90,000 में बेच रहा है, और 90,000 में बेचने की वजह से, और 90,000 उसकी कॉस्ट अब 90,000 आ गई है फ्रांस की, और फ्रांस उसको आगे अनरिलेटेड कस्टमर को सेलिंग फॉर 1 लाख रुपीज। अब सबसे पहले जो चाइना के अंदर प्रॉफिट, चाइना में जो प्रॉफिट कमाया 10,000, और अब जो प्रॉफिट जो वहां पे जो दुबई के अंदर कमाया 70,000, और जो 10,000 प्रॉफिट जो कमाया वो फ्रांस के अंदर कमाया। और दुबई में टैक्स रेट आप अज्यूम कीजिए कि 0 है, विच इज 0, और टैक्स रेट जो वहां पे डायरेक्ट टैक्सेशन कुछ है ही नहीं। तो अल्टीमेटली अब खाली 2 जगह पे टैक्स हो रही है चीजें, एक तो चाइना के अंदर 10,000 के ऊपर, और एक यूरोप के अंदर 10,000 के अंदर। सो द टोटल कॉस्ट, सो 3,000 का टैक्स वहां पे चाइना में पे किया, और 3,000 का टैक्स कंपनी ने फ्रांस में पे किया, और टोटल टैक्सेबिलिटी इज जस्ट 6,000 रुपीज। आप ये सोचिए कि कहाँ टैक्स 27,000 का था वो आगे सीधा उसको 6,000 के ऊपर लिया है। इन्होंने 21,000 उन्होंने
21,000 एक एप्पल कंपनी ने अपने सेव कर लिए. So this is how company started structuring their transaction to save on the tax. और ये चीज यहाँ खत्म नहीं हुई, उन्होंने और खर्चा कम करना था. उन्होंने हुआ क्या कि आप ये समझिए कि एक चाइना के अंदर एंटिटी है which is providing know how services कि आप अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं. तो सिंगापुर कंपनी जो वहाँ पे 17%, लेकिन आप एक एजम्पशन आप लगा लीजिए कि वहाँ पे सपोज की 0% टैक्स है, तो वो वहाँ पे चाइना को उन्होंने सर्विसेज देनी शुरू कर दी कि आप अपनी नो हाउ, आप अपने प्रोडक्शन कैसे आप और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. और उन्होंने पर आईफोन उनसे 1,000 रुपीज उनसे चार्ज करने शुरू कर दिए. और सिंगापुर में 1,000 रुपीज जाके उन्होंने एक्सपेंस, चाइना में 1,000 रुपीज का और एक्सपेंस डलना शुरू हो गया. इस चीज के समझिए कि आप एप्पल आयरलैंड के अंदर टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी के उस पे और उन्होंने एप्पल चाइना से 2,000 रुपीज और चार्ज उन्होंने शुरू कर दिए. सपोज आयरलैंड इज ऑल्सो अ जीरो टैक्स कंट्री, तो उन्होंने वहां पे 3 ईयर का एक्सपेंस और डाल दिया. वो उठा के 7,000 पे ले आए. उसकी इनकम 7 into 3,000 आप 30% लगा लीजिए कि उसका टैक्स कहाँ, उसका पहले 3 ईयर का टैक्स था, वो टैक्स और उन्होंने कम कर दिया. तो इस तरह करके 3,000 से 2,100 के ऊपर उसका टैक्स रेट लिया है. सो दिस इज हाउ कंट्रीज अपनी स्ट्रक्चरिंग करने लग गई. और आप इसे लगाइए सिंगापुर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग टीम भी बैठी हुई है, जो आपको हर एक जो भी एप्पल इंडिया के अंदर जो मोबाइल फोन बेच रहे हैं, जो एप्पल फ्रांस के अंदर जो मोबाइल फोन बेच रहे हैं, तो उनकी जो थीम है, उनके स्टोर की जो थीम, अगर आप देखिए किसी भी एप्पल के स्टोर में जाएंगे, उनकी थीम बिल्कुल सेम सी होती है. किस तरह टेबल के जो कलर्स होते हैं उनके जो लोगो का कलर है, तो वो भी उनसे चार्ज करना शुरू कर दिया कि आप वहाँ पे जो भी आप स्टोर बना रहे हैं, तो आप किस तरह बनाएंगे, आप उसको किस तरह प्रेजेंट करेंगे, आपके जो स्टाफ का जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म किस तरह रहेगी. तो आप समझिए कि वहाँ पे भी सिंगापुर वहाँ पे भी उसको चार्ज कर रहा है, एप्पल फ्रांस को भी चार्ज कर रहा है कि मैं आपको ये सर्विसेज दे रहा हूँ, आपको 1,000 जो भी आपका आईफोन जो बिकेगा, मैं आपको वहाँ पे भी उन्होंने एक्सपेंस डालने शुरू कर दिए. अब ये एक्सपेंसेस जो डलने शुरू हुए, इनकी वजह से टैक्स कॉस्ट बहुत ड्रास्टिकली कंपनीज की फॉल होनी शुरू हो गई. और इसको अंडरटेक करने के लिए जो सेकंड इशू आता है कि इसको अंडरटेक करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग लेके आए. जो कंट्रीज, ये ट्रांसफर प्राइसिंग की डेवलपमेंट हुई और ट्रांसफर प्राइसिंग कंट्रीज ने फॉलो करना शुरू करा. एंड इट्स अ ग्लोबल मॉडल. ये ट्रांसफर प्राइसिंग गाइडलाइंस है और इट्स अ ग्लोबल मॉडल. अब मैं यहाँ से इसके ऊपर अब मैं आपको इंडिया पे लेके जाता हूँ कि इंडिया में चीजें ट्रांसफर प्राइसिंग किस तरह आया, किस तरह चीजें फॉलो होनी शुरू हुई. लेकिन बेसिकली इंटरनेशनल टैक्सेशन के, जो मैंने आपको पीछे बताया, इंटरनेशनल टैक्सेशन के बिजनेस इवॉल्व हुए. आपका डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज मॉडल पे गया, उसकी वजह से टैक्सेशन इश्यूज आने शुरू हुए. वहां से 2 इश्यूज आने शुरू हुए. फर्स्ट इशू तो इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर आया कि आपका टैक्स रेट, आपकी कोई भी इनकम आपने अर्न करी तो कहाँ पे टैक्स होगी, किस कंट्री में टैक्सिंग राइट्स होंगे. और जो सेकंड जो इशू आया, जो सेकंड इशू वाज कि किस अमाउंट पे टैक्स होगा. एक तो कहाँ टैक्स होगा और किस अमाउंट पे टैक्स होगा, तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग ने बताया. और ये दोनों बिल्कुल अलग सर्विस लाइंस हैं. और इस पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम आखिरी में आगे दोनों कैरियर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी बात करेंगे. अब मैं इंडिया ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर आ रहा हूँ कि इंडिया में ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे इवॉल्व हुआ और इंडिया में ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे आया. इन 2001, in Finance Act 2001, while giving the presentation, Finance Minister mentioned, उन्होंने नवंबर 1999 के अंदर एक कमेटी बनाई थी कि जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज जो हैं, जो ये जिनके हाथ में पावर्स हैं कि वो अपने प्राइस वगैरह जो मैनिपुलेट कर सकती हैं, तो हम उसको कैसे अंडरटेक कर सकते हैं, उस इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ट्रांसफर प्राइसिंग रिजीम अपने लॉ के अंदर लेके आइए, जिसकी वजह से फाइनेंस एक्ट 2001 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड एन एक्ट. एंड उन्होंने अलग से, एक्ट तो पहले से ही था, उसमें जो सेक्शंस उन्होंने इम्बाइब करे, सेक्शन 92 A B C D E F, ये सारे सेक्शंस उन्होंने इम्बाइब करे. और जिसकी वजह से हमारे को असेसमेंट ईयर 2002-2003 से हमारे को ट्रांसफर प्राइसिंग हमारे लॉ के अंदर आया. अब ये लॉ कहता क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है, और हम इसको किस तरीके से हम लोग किस तरह देख सकते हैं और किस तरह इसको सीख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 92(1) मैं आपको समराइज में बताता हूँ. सेक्शन 92(1) से अगर आपने कोई भी इनकम, if there is any income, if there is any expense, if there is any interest cost, if there is any apportionment of any expenses, if there is any allocation of any expenses, कुछ भी जब आपके P&L को हिट कर रहा है and arising because of the international transaction should be at the arm length price.
तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन एंड इट्स arising because of the international transaction should be computed at the arm length price. अब इसका अगर भाव पे जाएं कि अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शुड बी एट द आर्म लेंथ प्राइस, इस तरह तो जो इंडियन कंपनी है वो तो सामान, मतलब कि आपसे सोचिए कि अगर एप्पल यूएस है, अगर एप्पल इंडिया है, एप्पल इंडिया माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज भी खरीद रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर भी खरीद रहा होता है, सिंगापुर से सॉफ्टवेयर सर्विस खरीद रहा हो, गूगल से एडवर्ड्स खरीद रहा हो, अब वो क्या सब पे वो आर्म लेंथ प्राइस से निकालता रहेगा? इस तरह नहीं है। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैज बीन स्पेसिफिकली बीन डिफाइंड बाय इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इन सेक्शन 92B। सेक्शन 92B अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ कि वो क्या कहता है, एनी ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बिटवीन टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंड वन ऑफ देम शुड बी नॉन रेजिडेंट। सो कोई भी दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई, और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक जो एंटरप्राइज है वो हमारी नॉन रेजिडेंट हो, और उसका इम्पैक्ट अगर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को पड़ रहा है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर उसका इम्पैक्ट आ रहा है, या मेरे एसेट साइड पे अगर उसका बैलेंस शीट में एसेट साइड से मेरा उसका इम्पैक्ट आ रहा है। लायबिलिटी वर्ड हैज बीन स्पेसिफिकली बीन एक्सक्लूडेड, उसमें लायबिलिटी वर्ड नहीं है। इसकी वजह से प्रॉपर एक वोडाफोन केस हुआ था, मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं और जो आप आगे सीखने वाले हैं मैं उस चीज को भी यहीं पे कवर कर दूं, लेकिन मैं आपको खाली बताना चाहता हूँ कि लायबिलिटी वर्ड इज नॉट देयर। सो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है? देयर आर 2-3 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर बिटवीन द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंड वन ऑफ देम शुड बी नॉन रेजिडेंट, और उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट लॉसेस और एसेट्स को अगर आ रहा है तो दैट इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो ये ट्रांजैक्शंस हैं शुड बी एट द आर्म लेंथ प्राइस। अब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कौन सी? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इज अ वेरी वाइड वर्ड। हम एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो हर एक कोई, मेरे सारी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो जाएंगी। तो दैट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 92A, जो कि कहता है कि any direct or indirect relation having in the management control and capital, if any person who participate directly or indirectly in the management control and capital of the other enterprises will be deemed to be a associated enterprises। और उसके बाद आता है कि एक ही एंटरप्राइज दो एंटिटीज के अंदर मैनेजमेंट कंट्रोल और कैपिटल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस में अगर मैनेजमेंट कंट्रोल कैपिटल में अगर पार्टिसिपेट करती है तो वो भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो जाएंगी। लेकिन ये अगेन एक बहुत वाइड डेफिनेशन है कि अगर मैं हो सकता है कि मैं 10% भी अगर किसी में होल्ड कर रहा हूँ तो मैं मतलब पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उसके अंदर, मैं कैपिटल में उसके पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं अगर मैं वहाँ पे उसका होता है किसी के अंदर डायरेक्टर हूँ, मैं उसकी मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। सो दिस इज अगेन अ वेरी वाइड डेफिनेशन जो कि बाकी सब कंट्रीज की लॉज के अंदर है, लेकिन इंडिया के अंदर उन्होंने इसको और डिफाइन कर रखा है। उसको अंदर सेक्शन 92A2 उसको डिफाइन कर रखा है कि जैसे कि अगर आप 26% से ज्यादा किसी कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं तो हम आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मान लेंगे। अगर आपने मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने अपॉइंट कर रखा है तो हम आपको एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मान लेंगे। अगर आपने एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो तो हम आपको एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मान लेंगे। अगर आप पूरा किसी पे डिपेंडेंट हो, अगर जैसे कि मैंने एप्पल का शोरूम खोल रखा है, अगर मैं पूरे उस पर डिपेंडेंट हूँ तो मेरे को वो मान लेंगे। और एक डीमिंग एक और है, मैं उसका आपको डीमिंग इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन में आता है लोगों वाला तो इस तरह उन्होंने ये भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज डिफाइन कर रखा है। सो अगेन गोइंग टू माय सेक्शन 92 सेक्शन के हिसाब से इफ एनी ट्रांजैक्शन, अब अगर तीनों सेक्शंस को मर्ज कर दें 92, 92A, 92B, उससे अब तीन चीजें निकलती हैं। एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन द एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ट्रांजैक्शन वो वाली जो आपको पीएनएल को प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर रही हो और या आपके एसेट साइड को हिट कर रही हो, और ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो कि दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में हुई हो। सो एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शुड बी एट द आर्म लेंथ प्राइस। तो अब और जो आर्म लेंथ, ये आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस समझ लिया, आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन समझ लिया। अब आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है? Arm length price is a price which has been entered or which would have been entered between the two unrelated parties। कि एक जो ट्रांजैक्शन जो दो रिलेटेड पार्टीज के बीच में हुई है, वही जो ट्रांजैक्शन अगर दो अनरिलेटेड पार्टी के बीच में होती तो वो ट्रांजैक्शन क्या होती, वो किस अमाउंट के ऊपर होती। इस पूरी प्रक्रिया को हम ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं, जो अमाउंट को ढूंढना और वो आर्म लेंथ प्राइस, वो अनरिलेटेड पार्टी को जो आपका जो अमाउंट है उसको ढूंढना
उसके लिए पूरा एक सेट पैटर्न है, उसको सेट मेथड्स हैं जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, और ये ग्लोबली प्रिस्क्राइब्ड है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, दे आर ग्लोबली प्रिस्क्राइब्ड। तो जो मेथड्स हैं, देयर आर 5 मेथड्स कंपेयर, हो सकता है आपको कुछ वर्ड काफी भारी भारी लगे अभी, लेकिन आप इसको, लेकिन जब जैसे रिस्पेक्टिव सेशंस में आएंगे, लेकिन मैं आपको एक वैसे ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड एंड सच अदर एंड एनी अदर मेथड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड, जो कि सच अदर मेथड करके एक ही जो 6th मेथड है, इट्स बीन सेड टू बी द अदर मेथड। एनी ट्रांजैक्शन, इसका मतलब होता है एनी ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड, वुड हैव बीन एंटर्ड इनटू, लेकिन वो कब भी नहीं है, लेकिन वो कब की तरह भी है, लेकिन वो छठा एक मेथड है। अच्छा, तो ये 6 मेथड्स हैं, और ये 6 मेथड्स ग्लोबली सेम है। अगर आपने कोई भी अनरिलेटेड ट्रांसफर प्राइसिंग किसी भी कंट्री में अडॉप्ट करा है, तो यही 6 मेथड्स हैं, इसी 6 मेथड्स के ऊपर काम होता है, इसी, और वही एक सेट पैटर्न है, उसी सेट पैटर्न को फॉलो करा जाता है जिस तरह से आप अनरिलेटेड पार्टी का आप प्राइस निकालते हैं। और एक चीज और, ये जो मेथड्स का ना, बस खाली मैंने अब तक यूएस में ही ऐसी कंट्री देखी है जिसका, क्योंकि अगेन वो यूएस को अपनी दुनिया में अलग ही चलता है, लेकिन मेथड्स यही है, उनका नाम चेंज कर दिया, उनको अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया है। जैसे उन्होंने हम सब ट्रांजेक्शंस के लिए एक पर 6 मेथड्स बोल देते हैं, अब उन्होंने क्या कर रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने अलग बोल दिया, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो ये मानेंगे, सर्विस एंटिटी है तो ये, अगर आपकी रॉयल्टी की ट्रांजेक्शन है तो ये वाला मानेंगे। जैसे वो ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन को कंपेरेबल, जैसे वो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड कप मेथड को कट मेथड बोलते हैं, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, वो जैसे ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड है वो उसको सीपीएम बोलते हैं, कंपेरेबल प्रॉफिट मेथड। तो वो नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन द हार्ट ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग ग्लोबली इज द सेम, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब आप ये जो सारा प्रोसेस करते हैं, इस सारे प्रोसेस को आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डॉक्यूमेंट में डालना पड़ता है, और ये जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन में डाल देते हैं उसको हम ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। कि आपने जो सारा, आपने पहले एसोसिएटेड एंटरप्राइज डिफाइन करे, फिर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डिफाइन करे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को आपने अनरिलेटेड पार्टी का, आपने अनरिलेटेड पार्टी से जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, किस तरह ढूंढने की कोशिश करी है, सबको जब आप कंपाइल करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को इन द सिंपलेस्ट वे आई वुड लाइक टू से, तो उसको ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। और उस ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन को लेके आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता है उसको सर्टिफाई कराने के लिए, जो कि हम फॉर्म 3C भरते हैं, जो कि हर एक कंपनी को भरना पड़ता है जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ। इसको फॉर्म 3C, उसको सेक्शन 92E के अंदर डिफाइन किया गया। सो दिस इज जस्ट अ जिस्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये हमने बात करी, हम इसको आगे सेमिनार्स के अंदर हम इसको किस तरह अंडरटेक करेंगे, और किस किस दिन कौन कौन आएगा और आपको क्या क्या चीजें उस चीज के ऊपर आपको बताएगा। सबसे फर्स्ट डे पे आपके पास ही इज अ वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोटा श्रीनिवास। He will be telling you about the, जो हमने 2 चीजें बात करी, कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कौन कौन से हैं। हम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस किसको कहते हैं, जैसे मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, कैपिटल, ये तो बहुत एक ब्रॉडर डेफिनेशन हो गई। उसके अलावा देयर आर अदर 9, 10, 11 जो कि डीम्ड उन्होंने माने गए हैं, जिसको हम उनको भी ट्रांसफर प्राइसिंग, हम उनको भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मान लेंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेरे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है कौन। तो वो आपको बताएंगे कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कौन कौन से होते हैं, और उसके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशंस क्या क्या है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, एक तो मैंने आपको बताया है कि जो आपके प्रॉफिट लॉसेस और जो एसेट्स को जो हिट करता है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। इट्स अ वेरी स्मॉल लाइन, लेकिन इसका ना एक डीमिंग एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को, जैसे डीमिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एज वेल, वो भी आपको बताएंगे। मैं इसको चाहता नहीं कि आपको सस्पेंस खत्म कर दूं, वो आपको इस चीज के बारे में बताएंगे। और लॉ ने इसकी डेफिनेशन और वाइड कर रखी है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट कि हम इन चीजों को भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, रिसीवेबल्स पेबल्स हैं, हम उनको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मानेंगे। कैपिटल इन्फ्यूज की गई है, हम उसको भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मानेंगे। सो वो आपको सब बताएंगे कि कस्टमर लिस्ट इज ऑल्सो और नो हाउ ट्रांसफर्ड इज ऑल्सो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। कस्टमर लिस्ट जो आपने एडवर्टाइजमेंट आपने करी, आपने मार्केट में, डेट इज ऑल्सो, कई सारी चीजें उसमें डिफाइन की गई हैं। आपको सब चीजों के बारे में बताएंगे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और मैंने इसमें अभी आपको स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन मैंने टच अपॉन नहीं करा, वो आपको इस चीज में स्पेसिफिकली आपको बताएंगे। लेकिन ये काफी हद तक ना बहुत अब खत्म सा हो चुका है, इतनी रेलेवेंस उसकी रही नहीं, क्योंकि पहले 48(2)B में था तो काफी ज्यादा था, अब खाली जो एग्जेम्प्टेड यूनिट है उनके अंदर ही ये वाली ट्रांजैक्शंस वगैरह रह गई हैं। सो अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस इट्स स्टिल देयर।
स्टिल देयर। तो वो आपको इन चीज़ों के बताएंगे कि स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस ऐसी हैं जो कि हम डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग, अगर दो इंडियन कंपनी ने आपस में ट्रांजेक्ट किया है तो वो भी उस पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे लगेगा, और कौन सी ट्रांजेक्शन हम डीम करेंगे कि ये वाली ट्रांजेक्शन इस पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगना चाहिए। सो द फर्स्ट सेशन बाय Srinivasan, he's a chairman of SIRC of ICA 2017-18. Again, he must be a very senior guy. So first session is this, and the second one would be functional risk analysis. आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आपने सिलेक्ट कर ली, आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपको मिल गई। अब आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से अब आपको अनरिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन ढूंढनी है कि सेम ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड पार्टी किसने एंटर कर रखी है। सो उसको एंटर करने से पहले आपको पहले अपनी एंटिटी के बारे में समझना पड़ेगा, अपनी एंटिटी के बारे में कि मैं ट्रांजैक्शन किस तरह की ट्रांजैक्शन करूं, और डेप्थ के अंदर जाना पड़ेगा। और डेप्थ इन सेंस कि आप उसमें क्या क्या रिस्क ले रहे हैं, आप क्या क्या फंक्शंस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप खाली बस गुड्स लेके आ रहे हो, मतलब आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर भी ना कई तरह के हो सकते हैं। इफ यू फुल डिस्ट्रीब्यूटर कि भैया एडवर्टाइजमेंट भी मैं करूंगा, मैं मार्केटिंग भी खुद करूंगा, मैं पूरा मैं खुद डिसाइड करूंगा कितना मुझे गुड्स खरीदने हैं, कितने मुझे गुड्स बेचने हैं। मैं ये डिसाइड करूंगा वारंटी सर्विसेज मेरी कॉस्ट है कि वारंटी भी मैं प्रोवाइड करूंगा। और ये भी हो सकता है कि अगर स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया तो भी मतलब कि उसको मैं ही देखूंगा, एम्प्लॉयज वगैरह सब कुछ मैं हायर करूंगा। अगर बैड डेट किसी ने पैसे नहीं दिए तो भी वो मेरा रिस्क है। लेकिन एक मॉडल डिस्ट्रीब्यूटर का ये भी हो सकता है कि नहीं, कि मैं खाली कि मेरे पे कोई रिस्क नहीं है, मतलब कि अगर गुड्स खराब हो गए तो भैया मैं वापस भेज दूंगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर सपोज कि एप्पल यूएस से मैंने गुड्स खरीदे और एप्पल कनाडा ने गुड्स खरीदे, अगर मैंने गुड्स यहाँ पे लिए, अगर मैं लो रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मतलब कि अगर गुड्स खराब हो गए या मतलब कि यहाँ पे बाढ़ आ गई और यहाँ पे सब गुड्स गीले हो गए, सब गुड्स खराब हो गए, तो मैं गुड्स आपको वापस कर दूंगा, वो मेरा रिस्क नहीं है। कई सारे मॉडल्स हो सकते हैं। अगर किसी ने मेरे को कनाडा में किसी को आईफोन बेचा और एप्पल कनाडा को उसको पैसे नहीं मिले, तो वो सारा रिस्क एप्पल यूएस का है, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो। एडवर्टीजमेंट इसमें मैं नहीं करूंगा, एप्पल यूएस करेगी। जो भी पैसा मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट खर्च करूंगा उसे एप्पल यूएस करेगी, मैं खर्चा नहीं करूंगा। तो ये सब बहुत बारीकियां हो सकती है हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर, हर एक मॉडल के अंदर। और थर्ड वन, हमें इसमें रिस्क तो आइडेंटिफाई करना ही करना है, और उसके फिर इन बेसिस के ऊपर ना जब आप ट्रांजेक्शन की डेप्थ में जाते हैं कि ट्रांजेक्शंस में, और आप समझिए कि फार के अंदर बेसिकली और एसेट्स आपने देखने कि सामने वाला एसेट्स क्या क्या यूज कर रहा है, उसके स्टॉक में क्या क्या चीजें हैं। अब आप इस तरह लगाइए कि ये भी हो सकता है कि एक कमिश्नर एजेंट ही हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर है भी और नहीं भी है, कि मैं खाली आपको कस्टमर आपको मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, और जो कस्टमर इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, मुझे खाली इसमें कमीशन दे देना आप। तो ना मेरे पास मैं स्टॉक रख रहा अपने पास, और ना मैं अपने पास कोई बैड डेट मेरे रिस्क मेरे पास है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैंने बस आपको कस्टमर बता दिया, एप्पल कनाडा ने खाली एप्पल यूज को बता दिया ये जना आईफोन खरीदना चाहता है, और आप उसको डायरेक्ट बिल कर दो और डायरेक्ट उसको आप अपना एप्पल आईफोन आप उसको शिफ्ट कर दो यूएस से, और मेरे को मेरी कमीशन दे दो। तो ये भी एक बिजनेस मॉडल हो सकता है। और इस तरह ही काफी सारे बिजनेस मॉडल हो सकते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर भी, और इस तरह कई तरह के बिजनेस मॉडल हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी, कि फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग, टोल मैन्युफैक्चरिंग, लो रिस्क मैन्युफैक्चरिंग। इस तरह सर्विस के अंदर भी इस तरह के कई सारे मॉडल्स होते हैं। तो ये सबके सब हम ये डिस्कस करेंगे थर्ड डे के ऊपर। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि आप खुद क्या कर रहे हो, आपको अपने खुद की एंटिटी को कैरेक्टराइज करना होता है। ये हम थर्ड डे पे हम इस चीज को डिटेल में करेंगे। और दिस सेशन विल बी टेकन बाय योगेश मंगला। ही इज अ वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज एम्प्लॉयड विद डिलॉयट कोलालमपुर। तो ये वाला सेशन इस चीज में बताएंगे आपको। कमिंग टू अवर फोर्थ सेशन, एक बार आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज डिफाइन कर ली, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डिफाइन कर लिया, और उसको आपने फार फंक्शन एसिड रिस्क एनालिसिस भी आपने उसका कर लिया। अब होता है कि आप उसमें कौन सा मेथड आप लगाएंगे, बिकॉज देयर आर 6 मेथड्स, और 6 मेथड्स में से यू आर बाउंड टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। और मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड कैन डिफर फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। हो सकता है कि किसी ट्रांजैक्शन में आपको बिल्कुल कंट्रोल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन ही आपको मिल जाए, और कुछ ट्रांजैक्शन हो सकती है आपको प्रॉफिटेबिलिटी मैच करनी हो कि ग्रॉस लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी ठीक रहेगी या नेट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी ठीक रहेगी। लेकिन उस ट्रांजैक्शन समझने के बाद और उसके बाद जो डाटा अवेलेबिलिटी है आपके पास, तो जो मेथड्स आप सिलेक्ट करते हो अपने ट्रांजैक्शन को समझते हुए और जो मार्केट में डाटा है उसको समझते हुए, फिर आप ये चीजें सिलेक्ट करते हो, मेथड सिलेक्ट करते हो।
और ये मेथड का सिलेक्शन, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझना और ये उसके बाद जो मेथड सिलेक्ट करना, इट्स अगेन अ वेरी हार्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। मैंने कई बार ही देखा है कि लोग ना इसको प्राइसिंग से कंफ्यूज कर जाते हैं। लाइक जैसे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है, जैसे कि मैं अगर इंडिया में कोई सर्विसेज में ले रहा हूँ, मैं यहाँ से मैं यूएस में बैठ के मैं इंडिया से कोई सर्विस ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं इंडिया वालों को बोल रहा हूँ कि अगर आप 100 रुपीज आप खर्च कर रहे हैं, मैं आपको उस पर 15 प्लस मार्कअप कॉस्ट आपको दे दूंगा। तो लोग उस पर कॉस्ट प्लस मेथड लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आप इसको समझना, वो आपको समझाएंगे काफी तरीके से। अगर मैं आपका सस्पेंस नहीं खत्म करना चाहता, दिस सेशन विल बी टेकन बाय मिस्टर VP Sachin Kumar ji. He is a visiting faculty of ICI, IIM Bengaluru, faculty of Direct Taxis Regional Training Institute at Bangalore. So they have selected an expert on this, जो आपको बताएंगे कि मेथड आपको किस तरह सिलेक्ट करना है और ये किन किन चीजों के ऊपर मेथड डिपेंड करता है, क्या क्या डाटा, ये ना काफी चीजों पे, जैसे कि बताया कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड करता है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड करता है, क्लास ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस पे डिपेंड करता है जो मेथड आप सिलेक्ट करते हैं, आपकी कंपेरेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी डाटा अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो मेथड डिपेंड्स अपॉन लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो कि हम पिछले फार में भी समझ लेते हैं और इसके अंदर जो हमें मार्केट में थर्ड पार्टी का डाटा अवेलेबल है हम उसमें भी समझते हैं। ठीक है जी। और अब आप ये समझिए कि अब आपने मेथड सिलेक्ट कर लिया और मेथड सिलेक्ट करके आपने अनकंट्रोल्ड काफी सारी ट्रांजैक्शंस आपने निकाल ली। आपको आपकी एक ट्रांजैक्शन है और आपको समझिए कि आपको 10 ट्रांजैक्शंस आपको मिल गई, 10 कंपेरेबल ट्रांजैक्शंस आपको मिल गई। अब उन 10 ट्रांजैक्शंस को आप अपनी सिंगल ट्रांजैक्शन से किस तरह मैच करेंगे। सो इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने बता रखा है। आप उसको कई तरह से ले सकते हैं। आप, हो सकता है कि गवर्नमेंट कई जगह पे हो सकता है कि आप उसको, आप सब ट्रांजैक्शन का एवरेज ले लीजिए, आप मीन ले लीजिए, आप एक रेंज ले लीजिए कि मैं 25 से 75%, इंडिया में 35 to 65%, हम आपको रेंज दे देंगे। आप इस रेंज के बीच में अगर आप हैं तो हम ऐसा मान लेंगे कि आप उसको अपने ट्रांजैक्शन किस तरह मैच करेंगे। जो भी अनरिलेटेड पार्टी का डाटा है आप उसको किस तरह कंपेयर करेंगे अपने मार्जिन से, ये हम करेंगे डे 5 के अंदर, जो कि बताएंगे मिस्टर राघव। ही इज ऑल्सो अ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड डूइंग अ ट्रांसफर प्राइसिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। और इसमें ये भी रहता है कि आप उसमें सिंगल ईयर से डाटा को मैच करेंगे या मल्टीपल ईयर डाटा आप लेंगे। सो देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप इसमें कंपेरेबिलिटी के अंदर जो आप डाटा किस तरह मैच करेंगे, ये आपको राघव जी इस दिन बताएंगे। अच्छा, और डे 6 है ये, अब यहाँ से स्पेशलाइजेशन, और ये नहीं अभी तो स्पेशल नहीं, डे 6 के अंदर आपको डाटा बेसिस वगैरह किस तरह यूज करने, जो आप जैसे मेथड्स आप यूज करते हैं ना, आप अनरिलेटेड डाटा को, आपको अनरिलेटेड डाटा आपको ढूंढने पड़ते हैं। जैसे आप अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से मैच करेंगे, लेकिन वो दूसरी कंपनी का डाटा कहाँ से मिलेगा। तो देयर आर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स, देयर आर स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स जो डाटा को, और ये रीजनल लेवल पे भी अवेलेबल है और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी अवेलेबल है। तो रीजनल वाले कौन से होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर 3 रीजनल डाटा बेसिस हैं। वन इज कैपिटलाइन, वन इज ASTP एंड वन इज प्रोविस। तो इनके अंदर देयर आर अराउंड डाटा ऑफ 20,000 40,000 इंडियन कंपनीज। आप उससे फिल्टर्स लगाते हैं कई सारे। अगर आप सपोज आपकी कंपनी शू मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, तो आपको भी शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ढूंढनी पड़ेगी कि वो कितने कमा रही है। और वो कंपनी ढूंढने के लिए अब आप ये तो है नहीं गूगल करके बैठ जाएंगे कि भैया इंडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं कि मैं उससे गूगल करता हूँ। और सब कंपनी ढूंढना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज देयर आर मोर देन, मैंने समझता इंडिया में यू मस्ट बी नोइंग देयर आर लॉट्स ऑफ पब्लिक अकाउंटिंग, पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। सो उनके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। ये तो इंडियन वर्जन हो गया। और ग्लोबल लेवल पे, और जो ग्लोबल लेवल पे जो काफी बड़े जो सॉफ्टवेयर्स हैं, और काफी हर एक ट्रांजेक्शन के लिए बल्कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे कि आप ग्लोबल लेवल पे लगा लीजिए कि देयर इज वन सोर्स, देयर इज Amadeus, ब्लूमबर्ग का खुद का है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो आप ये एशिया लेवल पे जो आपने सर्च करनी है, और नॉर्थ अमेरिका लेवल पे सर्च करनी है, अमेरिका लेवल पे सर्च करनी है, तो वो भी उन डाटाबेसेस के अंदर भी हो सकती है। लेकिन वो काफी बहुत महंगे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और उनसे जो फॉरेन कंट्री की सर्च जो होती है, जनरली अमेरिका वगैरह की सर्चेस उन्हीं के ऊपर होती है। ये सारी, इन सारों में कंपनीज का डाटा होता है। इसी तरीके से देयर इज वन लोन कनेक्टर करके एक है, जो लोन की जो ट्रांजेक्शन्स होती है उनको मैचमार्क करने के लिए लोन कनेक्टर यूज किया जाता है। ब्लूमबर्ग का अपना अलग से सॉफ्टवेयर है, RBI का डाटा, देयर आर लॉट्स ऑफ अनरिलेटेड डाटा जो कि अवेलेबल है, जहां से हम निकालते हैं। इस तरह अगर कोई रॉयल्टी की ट्रांजेक्शन है, कोई पेटेंट, कोई ट्रेडमार्क की कोई ट्रांजेक्शन है, तो उसके लिए अलग से रॉयल्टी स्टैट करके
रॉयल्टी रेंज करके, देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन रॉयल्टी पार्ट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि हम यूज करते हैं अनरिलेटेड पार्टी, अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो भी हमने ट्रांजेक्शन करी है हमारे एसेट में पैसे जो भी इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन करी है, उसका कंपेरेबल डाटा ढूंढने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल। उसमें से हम एक सॉफ्टवेयर हम प्रैक्टिकली उस चीज को यूज करेंगे और काफी हद तक सॉफ्टवेयर बाकी उसके सिमिलर ही होते हैं। तो दैट विल बी टेकन बाय दिस बाय सुभाष कुमार, ही इज अ जनरल मैनेजर विद कैपिटल लाइन। तो वो आपको बताएंगे कि आपको कि बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे होती है, वो आपको कैपिटल लाइन के ऊपर बताएंगे और काफी हद तक सेम मॉडल के ऊपर ही और जगह भी। गौरव जी अपना कैमरा आप स्विच ऑफ कर देंगे। गौरव जी, हाँ ठीक है, हाँ। तो वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको कैपिटल, आपको एक मॉडल को बताएंगे कैपिटल लाइन पे कैसे सर्च होती है। इस तरह ही मतलब कि कई सारे सॉफ्टवेयर, लोन के ऊपर अलग अलग बेंचमार्किंग होती है, रॉयल्टी के लिए अलग तरीके से बेंचमार्किंग होती है, लेकिन मेजरली ये बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शंस होती है, रॉयल्टी वाली और लोन वाली ये सब। लेकिन जो मेजरली जो हर एक जो इंडियन जो मैक्सिमम 99% जो डाटाबेसेस यूज होते हैं वो कंपनीज वाले होते हैं, और वो उसके ऊपर और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरह कौन कौन सी ईयर्स के फिल्टर्स होते हैं, ये आपको सुभाष कुमार जी बताएंगे। और इसी तरीके से और कुछ की तो हमारा अनरिलेटेड मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं होती, कुछ हमें खुद से ही करनी पड़ती है, खुद की ही कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, लाइक वैल्यूएशन ऑफ आईपी। अगर सपोज कि एप्पल यूएस ने कोई रिसर्च R&D करी और एक कोई नई इन्वेंशन करी, अब वो इन्वेंशन एप्पल आयरलैंड खरीदना चाहता है कि उसके बाद वो सबको राइट्स उसको बेचेगा वहां पे एप्पल आयरलैंड को, तो एप्पल आयरलैंड उस पेटेंट को उसको या कुछ टेक्नोलॉजी को कितने रुपए देके वो खरीदेगा। तो उसके बारे में, उस आईपी की ट्रांजैक्शन, उस इंटेंजिबल की ट्रांजैक्शन की प्राइसिंग किस तरह हो सकती है, या जो ब्रांड की ट्रांजैक्शन किस तरह हो सकती है, या आपने कोई शेयर्स हमने खरीदे या शेयर्स हमने बेचे तो वो किस अमाउंट पे होने चाहिए। इट विल बी टेकन बाय मिस्टर CA रोमेश विजय जी, अगेन अ वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं जो ये हम करते हैं। Romex is the partner of Felix, senior partner of Felix. Okay, Felix, Felix is, I'm so Felix sorry, Advisory. अगर मैं समझ गया, Felix is one of the, आप ये लगा लीजिए कि आफ्टर बिग फोर is one of the most prominent and most growing, और मैं पर्सनली मतलब कि Felix के अगर ये इस क्लास को ले रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि he is one of the best person to take this class, and Felix is a brand name, undoubtedly Felix is a brand name जो कि बिग फोर के बाद आता है, and मैं इनको काफी अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मुझे वैसे नाम से नहीं जानता था इनको, लेकिन अच्छा हुआ आपने बता दिया। That is why I intervened that Felix नहीं, is अच्छा, the Felix Advisory have no alternative at all. No alternative at all. No alternative at all. Nice, you told me. Good, you told. अच्छा, और यही सब चीजें ना हम इसके बाद हम एक उसमें ट्रांसफर पैसिंग उसको जो भी हमने चीजें हमने करी, जैसे मैंने आपको बताया, हमने एसोसिएशन पे पैसे ढूंढी, इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन ढूंढी, फार हमने एनालिसिस किया, हमने अनरिलेटेड मेथड सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने डाटाबेस से सर्चेस वगैरह करी। अब ये सब चीजें हम एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल कर देते हैं, और वो डॉक्यूमेंट में किस तरह कंपाइल करना है ये रूल 10D में डिफाइन कर रखा है, क्या क्या चीजें आपको बतानी है, व्हाट यू आर बाउंड टू गिव, और वो आपको देनी है। अगर आप नहीं देते तो देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 2%। एक तो नई बनाने की पेनल्टी अलग है, और आपने टीपीओ को विद इन 30 डेज अगर आपने वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं सबमिट करा, और आप विद और 30 डेज का आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, अगर आपने नहीं सबमिट करा 2% की पेनल्टी और है। सो आप ये समझिए कि डायरेक्ट 4% की पेनल्टी है, विच इज अ बिग पेनल्टी फॉर एनी कंपनी। So you will have to take this transfer documentation, जो भी हमने पीछे इन्फॉर्मेशन कंपाइल करी है, आपको सब इन्फॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंटेशन हमने कंपाइल करनी है, और वो डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह कंपाइल करनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो आपको बताएंगी आरुषि जैन। he is working with one of the big four, and again assume तो he will be the best person, जो डे इन डे आउट खाली ट्रांसफर पैसिंग रिपोर्ट्स ही बनाते हैं ये लोग, तो I can very well vouch upon them. So they are the best person to take how to make a transfer document. और भी काम करते हैं, लेकिन transfer documentation is one of the bread and butter, is a major 70-80% जो revenue वहाँ से आता है। तो ये day in day out, तो he will be the best person to tell you about how to make a transfer pricing documentation,
और इसी चीज को जो हमने जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, हम इसको लेके फॉर्म 3C में हम सीए के पास जाते हैं और वो उसको वेट करता है कि हाँ आपने ट्रांसफर रिपोर्ट बनाई है, जो जो आपने ट्रांजेक्शन आपने एंटर करी है, डेटा एट दी जो आपने रिपोर्ट में कहा है कि यू आर एट द आर्म लेंथ प्राइस, वो भी उसको वेट करता है, ओके यू आर एट द आर्म लेंथ प्राइस। और फॉर्म 3C में आपको किस तरह फिल करना है, अगेन इट विल बी टेल्ड बाय आरुषि जैन। ये दोनों चीजें हैंड बाय हैंड चलती हैं। अब डे 7 के बाद we started with our specialization, our specialized topics। ये सारे specialized topics हैं जो डे इन डे आउट इस तरह देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि specialized transactions हैं, जैसे कि इंट्रा ग्रुप सर्विसेज हो गई, कि ये काफी, जैसे कि आपको ने बताया कि सिंगापुर में प्रोक्योरमेंट का खर्चा डाल दिया, या सिंगापुर से नो हाउ का खर्चा डाल दिया किसी कंपनी के अंदर, या एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का खर्चा डाल दिया, इंडिया से शेयर सर्विसेज का आपका खर्चा डाल दिया, कि हम आपको सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ग्लोबल हेड ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी इंट्रा ग्रुप सर्विसेज हैं। तो क्या वो ट्रांजेक्शन सही अमाउंट के ऊपर है कि नहीं है? सो दिस इज वन ऑफ द वेरी लिटिगेटिव सेगमेंट। और देन कम्स द मार्केटिंग इंटेंजिबल, कि जैसे कि अगर LG है, LG इज डूइंग एडवर्टाइजमेंट फॉर इट्स कोरियन कंपनी या फॉर इट्स पेरेंट कंपनी। यहाँ पे वो इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि उसने अलग से LG का ब्रांड बना दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि वो इंडियन कंपनी ओन करेगी उस चीज को या फॉरेन कंपनी ओन करेगी। अगर फॉरेन कंपनी ओन करती है तो फॉरेन कंपनी को जो भी उसने ट्रांजेक्शन एंटर करी है उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा, और उसको किस अमाउंट पे पे करना चाहिए, उस पर क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो और इस पे काफी लिटिगेशन चल रही है, करंटली इज पेंडिंग विद सुप्रीम कोर्ट, और इसकी सबकी जजमेंट को इसकी जजमेंट में तैयार काफी, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिंग टाइप्स ऑफ जजमेंट्स ऑन दिस। सो ये भी it will be taken by Mr. Prakash Sinha ji. If I'm not wrong, his firm is based in CP. Again, Prakash yes, and Prakash. Barakhamba Road, sir. Prakash Sinha and Company, one of the most again, senior chartered accountant in litigation in Delhi. Yeah. So again, the गौरव जी ने सारे मोती चुन चुन के लेके आए हैं आप लोगों के लिए। So again, a very senior chartered accountant and the best person, जैसे रॉयल्टी हो गया। रॉयल्टी मैंने आपको बताया कि एप्पल आइलैंड है, सपोज उसके पास इंटेंजिबल्स हैं, तो वो दूसरी कंपनी से जो भी एप्पल लोगो, जो भी अगर आपने कहीं भी आपने एप्पल लोगो लगाना है, अगर कोई फोन है सपोज 10,000 रुपए का, उस पर एप्पल का लोगो लगा दिया जाए, तो वो खाली फोन अपने आप में 30,000 या 50,000 का फोन हो जाता है। सो उसकी वैल्यूएशन, उसकी ट्रांजेक्शन्स, या आपने अगर जैसे कि जो शोरूम्स वगैरह हैं, वहां पे अगर आपने एप्पल का शोरूम खोलना है तो आप उनसे रॉयल्टी चार्ज करेंगे, या जो शैंग्रीला, ली मेरिडियन, तो उनसे उनके ब्रांड नेम की जो रॉयल्टी वगैरह चार्ज किया, तो इस पे ट्रांजेक्शंस पे किसे। और उसके बाद लास्ट अगेन वैल्यूएशन ऑफ IP, द मोस्ट लिटिगेटिव थिंग, द मोस्ट हार्ड थिंग टू टेक, इन फैक्ट आई शुड से इट वुड टेकन बाय द राइट पर्सन, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, CA Prakash Sinha ji. He is having 25 years of experience in this line. Or again, and the last on the not the last one, on the day 9 we will be doing based on profit shifting. Based on profit shifting is the latest initiative. अगर किसी ने भी इंटरनेशनल टैक्स में अपना कैरियर बनाना हो, वो इस पर भी आगे बात करेंगे वैसे। So this is the latest thing in the international tax based erosion profit shifting. This is an initiative being taken by OECD countries and the G20 countries. और एक तरीके से आप ये समझिए कि ये जो ग्लोबल जितने भी जो टैक्स की चोरी थी, या जिस तरह भी टैक्स को स्ट्रक्चर किया जा रहा था, जिस तरह से भी टैक्स सेविंग हो रही थी, तो उस पर एक सब कंट्रीज ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है। और इसमें ना कई सारे, ऐसा नहीं है खाली ट्रांसफर, इंटरनेशनल टैक्सेशन के इसमें कई सारे इसमें इश्यूज में कवर किए गए हैं, जैसे डिजिटल इकोनॉमी है, कंट्रोल फाइनेंशियल कंपनीज है, इंटरेस्ट डिडक्शंस हैं, आपके ट्रांसफर प्राइसिंग है, लिटिगेशन उसमें मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देयर आर एन नंबर्स ऑफ इसमें इश्यूज इसमें डिस्कस किए गए हैं। और इट विल बी टेकन बाय रिनित गुप्ता। I know him in person. He's like a senior. He's the most senior person. Previously he was working, if I'm not wrong, जो मेरा एक colleague था, he was working under him. मतलब in fact मेरे को तो ये मेरे भी senior है. And currently he's working with OYO. And previously, if I'm not wrong, he was associated with PwC on the director level. The most senior guy. He was there in PwC at director level. Director level. और मेरा कोलीग था एंड वो इनके नीचे काम करता था, अर्चित रस्तोगी। सो आई नो हिम इन पर्सन, अ वेरी जेम ऑफ द पर्सन्स टू टेक दिस टॉपिक। और BEPS इसको हाथ लगाते हुए ना अच्छे पार्टनर्स
भी धरते हैं। ये इतना वास्ट टॉपिक है और इस पे आपको ये ना, आप ये मत, आप में से कोई अगर वेब्स पे कैरियर बनाना चाहता हो, लेकिन आपको पहले ना बेसिक समझना पड़ेगा कि बेसिक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है क्या, बेसिक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में क्या क्या इश्यूज आए थे। क्योंकि वेब सीधा ही, अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सपोज 10 है तो वेब जो है स्टार्टिंग ही 7 से करता है। उसमें क्या क्या इश्यूज से इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर और इश्यूज किस तरह कैटर किए गए हैं, तो वहाँ बेसिक नहीं बताता कि आपको किस तरह करना है, क्या चीज करना है। डायरेक्ट उन्होंने इश्यूज पे बात करी है और इश्यूज को ही कैटर करते हैं। और इसमें 8 एक्शन पॉइंट 8, एक्शन पॉइंट 9 और एक्शन पॉइंट 10 और एक्शन पॉइंट 13 दे आर डेडिकेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग। और ये आपको इसमें कि क्या इसमें अभी रिसेंट जो लेटेस्ट चेंजेस, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, आप बेसिक्स तो आप पीछे समझ ही लेंगे कि पिछले सेशंस के अंदर कि आपको एसोसिएटेड एंटरप्राइज डेफिनेशंस और काफी जो और चीजें, आप सब चीजें बेसिक्स आपको आ ही जाएगा। उसके बाद दिस विल द राइट टाइम टू टच अपॉन दी वेब्स। और ये बिल्कुल सही Udit sir, I just want to intervene. हाँ जी Rineet Gupta is the rightest person for BAPS. He has written many articles in the newspapers, in industries. He is the best one who has having research on BAPS from last many years. Like even before BAPS was introduced, he was working on BAPS. आई नो मैं इन पर्सन में जानता हूँ इनको काफी अच्छे तरीके से, तो और मेरे को ना काफी अच्छा आइडिया। और उन्होंने ये जो, और जो ओयो में ना, इनफैक्ट उन्होंने ओयो का टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो मेरे को मार्केट से सुनने में था कि ओयो का पूरी स्ट्रक्चरिंग राहुल मित्रा जी, हु इज करंटली वर्किंग विद, ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड नेम। और सबसे कॉम्प्लेक्स जो ट्रांसफर प्राइसिंग थी वो ओयो की थी, वो पूरी की पूरी इन्होंने सेट करी। और ये उसकी कमान अगर ढूंढ रहे हैं तो बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। अगर वो ओयो में कर रहे हैं तो उनसे अच्छा कोई वेब्स के बारे में इस वक्त बता भी नहीं सकता। आई कैन टेल यू, The first case in Supreme Court regarding this was Oyo Hotel. हाँ होगा बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। So he will be taking on the BEPS on the, I hope मतलब कि पूरा तो कवर नहीं कर सकते क्योंकि 8, 9, 10 और 13 और बाकी BEPS अपने आप में काफी बड़ा एक टास्क है। लेकिन किसी भी कैरियर बनाना हो तो वो BEPS is the latest, is the और सबसे is the most prominent field currently in international tax. Okay, and the last one, again not the last one, तो जो हमारे लास्ट 2 सेशन है, they are on the dispute resolutions. जो लिटिगेशन होता है ना, 2 तरह की चीज होती है लिटिगेशन में। एक तो लिटिगेशन को हैंडल करना, लिटिगेशन मिटिगेशन। लिटिगेशन होती है कि हम असेसिंग ऑफिसर के पास गए या फिर डीआरपी के पास गए, फिर आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन हम वहाँ पे ना काउंसिल्स को हम ब्रीफ कर रहे होते हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि हम उनको आगे किस तरह केस को परस्यू करा जा सकता है। तो दिस वन इज असेसमेंट, इट्स लिटिगेशन। और लिटिगेशन मिटिगेशन इज एपीएस, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। तो इन दोनों चीजों के बारे में अगेन इट विल बी टेकन बाय अ वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर रमेश कुमार पटोडिया। he is having an experience of 33 years of experience in litigation, and he has authored several books on income tax. So again, a very right person who specialize in dispute resolution, who specialize in tax resolutions and APAs and all. He can tell you the practical experience. मैंने खुद मैंने 2 APAs मैंने खुद से करे हुए हैं। I can understand how tedious work it is and how challenging it is to deal with the tax authorities on the assessment level, on the, और सब जगह का ना अपना अलग अलग होता है। नोटिस लाइक इंडिया के अंदर तो हम टैक्स ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे 1 साल का केस उठता है, और जैसे अगर मलेशिया के अंदर आप जाओ तो वहाँ पे पूरे के पूरे एक साथ ही 6 साल के केसेस वो पिक कर लेते हैं। 6 साल के केसेस एक साथ चल रहे होते हैं। यूएस के अंदर तो आप मतलब किस तरह हो सकता है, यूएस कनाडा के अंदर आप कॉल पे ही आपकी इशू रिजॉल्व हो जाए, या वो खुद आपके ट्रांसफर ऑफिसर्स खुद आपके ऑफिस आते हैं। सो हर जगह का ना अपने अपने बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं असेसमेंट के। लेकिन बीइंग बेस्ड इन इंडिया, लेकिन होता करेक्ट सबका वही होता है, प्रेजेंटेशन सबकी अलग अलग हो जाती है। लेकिन you being based in India and with the experience of 33 years, he can tell you on the real ground कि किस तरह से क्या क्या इश्यूज और क्या क्या चीजें फेस करने को मिल सकती हैं आपको असेसमेंट के टाइम पे। And the last session will be day 11, will be by Advocate Vibhuti Malhotra ji, a Supreme Court lawyer and standing counsel, a senior standing counsel, Central Board of CBDT before Honorable High Court. So he will be also telling you about कि इंडिया में कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं। आपको इससे पहले वाले सेशन में तो आपको बताएंगे कि केसेस वगैरह किस तरह, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वगैरह, और जो लेटेस्ट अभी केसेस हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर या इंटरनेशनल टैक्स के ऊपर, इट विल बी टोल्ड टू यू बाय विभूति
मल्होत्रा जी। हाँ sorry to जी, interrupt प्लीज Udit again. She is Vibhuti Malhotra. She is the senior प्लीज। standing counsel of CBDT in front of High Court and Supreme Court. What does that mean is जितने भी केस आप एओ के लेवल पे आपके डिस्प्यूट नहीं होते हैं और आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब लेके जाते हैं तो भारत सरकार की तरफ से जो खड़ी होती है वो विभूति मल्होत्रा है। इधर आपके लॉयर खड़े होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़े होते हैं, और उधर रेवेन्यू की तरफ से जो सीबीडीटी की तरफ से जो लॉयर खड़ी होती हैं वो विभूति मल्होत्रा है। एंड सी इज डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 7 years ऑन पार्ट ऑफ सीबीडीटी एंड सीबीईसी बोथ। सुप्रीम कोर्ट में जो भी मैटर हैं उन सबको वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देख रही है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। फिर तो अच्छा हुआ गौरव जी आपने बता दिया। मुझे ना मतलब कुछ जनों को मैं रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है नाम से ना, एकदम से मैं रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा, बट आई कैन वेरी वेल सी कि, और ये ना बल्कि एक और बड़ी खासियत होती है जो आपने बताया ना, मतलब कि हम जो जाते हैं ना, हम एक केस के लिए जाते हैं, हम 2 केसेस के लिए जाते हैं, और वहां पे ना ये लोग जो आते हैं ना, जो ये गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, ये एक टाइम पे 6-6, 7-7 केसेस लेके आते हैं। मतलब कि हमारा एक्सपीरियंस जो होता है हमारे 5 क्लाइंट्स के ऊपर होता है, 7 क्लाइंट्स के ऊपर होता है, 10 क्लाइंट्स के ऊपर होता है, लेकिन ये एक ही दिन में ही 7 केसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इनसे ज्यादा सर हम लोग एक्सपीरियंस तो 7 किसी को लोग हो जा ही रहे नहीं। होते हैं, हम 7 लोग डिपार्टमेंट जा रहे होते हैं अलग अलग केस लेके, और उन 7 में सामने वही खड़ी होती हैं, सामने वही खड़ी होती है। तो so अगेन ही विल बी द राइट पर्सन। that is the kind of experience he is having. And she asked कि मैं केवल जुडिशरी पार्ट के जो सेक्शन हैं, जो भी अभी तक के केस लॉज हैं जिन्होंने इंडियन ट्रांसफर प्राइसिंग में एक भूमिका निभाई है, मैं केवल वही ट्रांसफर प्राइसिंग के केस लॉज को डिस्कस करूंगी। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट many of the landmark judgment in the country over transfer pricing are with her only, जिसमें उनका ऑफिशियली नाम है। नहीं बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जब आपने जब बताया ना कि ये रेवेन्यू की साइड से आती हैं तो मैं समझ गया था फिर इनका। और अच्छा हुआ आपने बता दिया। अगर गौरव जी कुछ चीज मिस करूं तो प्लीज आप बता दीजिएगा। मैं हो सकता है कुछ कि हो सकता है मैं कुछ कम बोल रहा हूँ सामने वाले के बारे में, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप ये किसी को लेके आए हैं तो ये पक्का से अपनी फील्ड का महारत होगा और आपने सही जगह उसको प्लेस किया है। ओके, तो ये तो, और जो लास्ट सेशन है हमारा अगेन डे 11 पे ही आफ्टर विभूति मल्होत्रा जी, वी विल बी डूइंग this after that there will be a this query session being moderated by section Amardeep Singhal ji, and most of the faculty those who are interested, जो 10 दिन में जो फैकल्टी आएंगी उनमें से जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो लोग 11वें दिन रहेंगे। लगभग 3-4 लोग रहेंगे, अभी तक हमारी सहमति बन गई है। तो वो क्वेरी सेशन होगा जिसमें आप जो सवाल आपकी पूरी, क्योंकि 2 घंटे के सेशन में अगर फैकल्टी करवा रहा है तो सारी क्वेरी नहीं ले सकता फैकल्टी, तो दैट इज द रीजन वी वांट टू हैव ए सेपरेट क्वेरी सेशन। एंड टाइमिंग लिमिट उसकी 1 घंटा लिखी है, बट हमने फैकल्टी से भी बात कर ली है, हमने पार्टिसिपेंट्स को भी आगाह कर दिया कि जब तक लास्ट क्वेरी रहेगी तब तक वो सेशन चलेगा। जब तक लास्ट क्वेरी रहेगी आपके दिमाग में तब तक वो सेशन चलेगा। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, ठीक है। सो दिस कम्स टू अवर स्ट्रक्चर कि हमने कोर्स किस तरह डिजाइन किया। अब लास्ट आता है कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज, जिसका आप सबको इंतजार हो सकता है कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से आप इसमें अपना कैरियर किस तरह बना सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो सबसे पहले मैं अगेन आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा इस चीज के ऊपर। आपको मैंने 2 इश्यूज बताए इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर, और 2 इश्यूज के ऊपर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ये आप लोगों को काफी एक फैंसी वर्ड सा लग सकता है, इंटरनेशनल टैक्स हर एक किसी को लगता ही है, हर एक कोई अपना कैरियर इसमें बनाना चाहता है। इट्स अगेन क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फील्ड्स इन इंडिया इज इंटरनेशनल टैक्स। तो जो इसमें 2 सेगमेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कहाँ पे हम इनकम को टैक्स करें, किस कंट्री के अंदर हमारी इनकम टैक्स होगी। साधना जी कैमरा ओपन करिए, मेरा बार बार ध्यान में आप जैसे ही मूव कर रही है ना तो मेरा नहीं कोई नहीं वो अच्छा। तो जो सबसे पहले आता है ना कि हमें किस कंट्री में हमें टैक्स करना है, जो हमें DTAA बताता है। जो ये वाली सर्विस लाइन है ना, दिस इज मेनली बीच मर्ज्ड विद कॉर्पोरेट टैक्सेशन। इसकी कोई डेडिकेटेड सर्विस लाइन नहीं होती है। तो अगर आप ये सीखना चाहें तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बिग 4 में जाएंगे तो ये आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, या आपको DTAA पे काम करने को मिलेगा ही मिलेगा। मैंने इंडिया में अब तक स्पेसिफिकली इस चीज के ऊपर मैंने कोई डेडिकेटेड सर्विस लाइन नहीं देखी है। इसे जनरली कॉर्पोरेट टैक्स के जो लोग कर रहे होते हैं वही लोग ये वाला काम भी साथ में कर रहे होते हैं।
तो आप बिग 4 में भी अगर जाते हैं, देयर आर अराउंड 10 में से 1 जना ऐसा होता है या 2 जने ऐसे होते हैं जो कि हार्डकोर खाली DTSS वगैरह पे, जिनका 80% ऑफ जो टाइम है इन DTSS वगैरह के ऊपर, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर, प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट के ऊपर जहाँ पे उनका जा रहा होता है। तो और ये ना इट्स मोर काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट लॉ रेदर देन इंटरनेशनल टैक्स, क्योंकि आप अपने कंट्री स्पेसिफिक जो भी आपकी जो ट्रांजेक्शन है, लेकिन हाँ अगेन अगर आप DTSS वगैरह पे करते हैं तो आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये OECD मॉडल्स पे रन कर रहा होता है, यूनाइटेड नेशन मॉडल्स के ऊपर रन कर रहा होता है, आपने USA को ट्रांजेक्शन करी उस पर रन कर रहा होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन आप रखते चले जाते हैं और ये आपको एक लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको हेल्प भी करे आगे अपना कैरियर बढ़ाने के अंदर। तो अगर आप इस लाइन में कैरियर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसी जगह, ऐसी कंपनी देखनी पड़ेगी, लाइक टॉप 10 CA फर्म्स में या तो आप जा सकते हैं कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर, वहां पे कई सारी MNCs होती हैं, तो वहां से उनको जो भी पेमेंट करनी होती है ना, अगर सपोज मैं इंडिया में हूँ और इंडिया में मैंने कुछ भी सामान खरीदा, मैंने कोई भी सर्विसेज मैंने फॉरेन कंट्री से ली, तो मुझे उनको पेमेंट करने से पहले 15 CA CB भरना पड़ता है। मैंने कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करी या मैंने कोई कंसल्टिंग मैंने उन लोगों से करी, तो मुझे यहाँ पे मुझे इंडिया में ही उनका TDS काटना पड़ता है। अगर उन्होंने TDS नहीं काटा तो मेरा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, उनके बिहाफ पे मुझे टैक्स भरना पड़ जाएगा। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे सर्विस लाइन कॉर्पोरेट टैक्स से ही मर्ज होती है। और कॉर्पोरेट टैक्स में हम क्या क्या करते हैं, जो जनरली और जो बड़ी कंपनीज होती है, जो MNCs वगैरह जो हैंडल करती हैं, वहाँ पे आप इंडियन लॉ के हिसाब से आप कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न भर रहे होते हैं। सेकंड, आप वहाँ पे टैक्स ऑडिट्स कर रहे होते हैं, अगेन इट्स ऑन दी इंडियन कॉर्पोरेट लॉ। थर्ड वन इज आप असेसमेंट कर रहे होते हैं। और जो फोर्थ फिफ्थ जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो पार्ट आता है, दैट इज DTSS वगैरह के ऊपर जो भी फॉरेन में जो पेमेंट्स वगैरह हो रही है, उस पे टैक्सीबिलिटी क्या है कंपनी की, सामने वाले की टैक्सीबिलिटी क्या है, और जो हमें कितना TDS काटना है उसका यहाँ पे, जो कि हम DTSS पढ़ के हम पता लगाते हैं कि हमें कहाँ पे कितना TDS काटना है, कहाँ पे टैक्सेशन कि ये इंडिया में टैक्सेशन इसकी बनती है या और इंडिया में बनती है तो किस अमाउंट रेट पे बनती है, और उसकी टैक्सेशन इंडिया में बनती है या सिंगापुर के अंदर बनती है। और या कोई फॉरेन से यहाँ पे इंडिया में कोई कंपनी आ रही है और वो यहाँ पे अगर काम कर रही है तो उसकी इंडिया में वो एज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे एज अ बनती है, नहीं बनती है, वो यहाँ पे लाइसेंसिंग वर्क कर रही है, उसको ब्रांच ऑफिस खुलवाना है, उसका लाइसेंसिंग ऑफिस खुलवाना है, तो देयर कुड बी सेवरल। और ये सारा इंडियन कॉर्पोरेट लॉ से ज्यादा रन कर रहा होता है एंड डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जिनको मॉडल्स भी बताए, तो वो टेरिटोरियल बेस्ड मॉडल पे होता है, कोई ग्लोबल टैक्स रेजिडेंस बेस्ड मॉडल पे, कोई सिटीजनशिप मॉडल्स के ऊपर। लेकिन हाँ, अगर आप MNCs पे काम करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं, और इस पे भी ना DTSS के ऊपर ना हर एक मॉडल के ऊपर ना कमेंट्रीज हैं, हर एक लेवल के ऊपर कमेंट्रीज है। सो अगेन इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ वर्क। अगर आपने सीखना हो तो आपको आप, और ये भी नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर आप समझे कि बिग 4 में भी जाएं और बिग 4 में भी आपको, बिग 4 में कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट इक्वल टू इंटरनेशनल टैक्स, क्योंकि आप वहां पे हो सकता है आप इंटरनेशनल लेवल पे, आप कॉर्पोरेट लॉ पे, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ पे काम कर रहे हो, इंडियन टैक्सेशन के लेवल पे आप काम कर रहे हो, तो वो कोई हार्डकोर इंटरनेशनल टैक्स नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप DTSS वगैरह के ऊपर आप काम कर रहे हो, जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जो कि हर एक कंट्री में सेम हो, हर एक कंट्री में एक ट्वीक हो सकता है। जैसे कि ये ट्रांसफर में ट्वीक हो सकती है, मतलब जैसे मेथड्स के नाम चेंज हो गए खाली, या अमाउंट, मतलब कितने अमाउंट पे आपको कंपल्सरी डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, कितने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, कितने पे आपको किस CA से ऑडिट कराना है, बस ये ट्वीक्स हो सकते हैं। लेकिन चीजें द हार्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, हार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन और हार्ट ऑफ DTSS, OECD यूनाइटेड नेशन मॉडल और OECD मॉडल रिमेन्स दी सेम। तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा अगर आपको स्पेसिफिक उस लाइन के अंदर जाना है तो। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोफेशनल्स हैं, ये जो, तो ना वो एक ही चीज पे स्पेशल रखते हो, तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग कर रहे हो, ट्रांसफर प्राइसिंग ही कर रहे होते हैं, उनको दूसरा एक्सपेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता, या मतलब कि सर्विस लाइन में कोई भाग करने का मौका नहीं मिलता। इफ यू वांट टू बी अ होलिस्टिक और अ कंप्लीट इंटरनेशनल टैक्सेशन एक्सपर्ट, तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको स्पेशलाइजेशन रखनी पड़ेगी। और उसके लिए मतलब ये भी हुआ था कि मैं वैसे EY से फिर मैं SS कोठारी गया था कि मैं सीखने के लिए इंटरनेशनल टैक्सेशन के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, DTSS वगैरह के अंदर क्या होता है। तो कोई अगर वहां से अगर कैरियर, तो आपको दोनों जगह आपको प्रैक्टिकल काम करने के लिए आपको जॉब शिफ्ट करनी पड़े। तो पहली तो अपॉर्चुनिटी ये थी इस साइड के ऊपर, इंटरनेशनल टैक्स में अगर आप करना चाहते हो तो आप किस तरह बना सकते हैं, आप किस तरह जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। और सेकंड एस्पेक्ट जो आता है, किस अमाउंट पे टैक्स करें। इस लाइन में फिर भी एक बार एक्सपर्टीज मिलना, आपको एक्सपीरियंस मिलना फिर भी इसमें आसान है। और वो आसान किस तरीके से है कि क्योंकि इसकी डेडिकेटेड लाइंस हैं जो डे इन डे आउट खाली ट्रांसफर प्राइसिंग ही कर रहे होते हैं। और इसके ऐसा नहीं खाली बिग 4 के अंदर से ही है, आप बिग 4 से अगर बाहर जाएंगे, BDO के अंदर भी इसकी डेडिकेटेड सर्विस लाइन है, इसकी ग्रैंड थॉर्टन में भी डेडिकेटेड सर्विस लाइन है,
इसकी नांगिया के अंदर भी डेडिकेटेड सब्जेक्ट, बिकॉज माय वन ऑफ माय एक्स बॉस इज वर्किंग एज अ वेरी सीनियर डायरेक्टर ओवर देयर। तो ये वहाँ पे भी नितिन नारंग करके वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल पर्संस। इसकी ध्रुवा के अंदर भी डेडिकेटेड ट्रांसफर प्राइसिंग लाइन है which is been led by Rahul Mitra, the one of the most senior professional in transfer pricing। और इसके अंदर कैरियर बनाना होना तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मैंने कई सारे देखा कि कई लोग पहले स्टार्टिंग अपने ऑडिट से करते हैं, उसके बाद वो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर आते हैं, लाइक हिमांशु बख्शी, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, और वो मेरी टीम में मेरे साथ ही काम करते थे। तो ही स्टार्टेड विद ऑडिट, उन्होंने 5-6 साल पहले ऑडिट करा, फिर ही स्टार्टेड विद ट्रांसफर प्राइसिंग। और लेकिन इस लाइन में ना, जो मैं आपको फायदे नुकसान दोनों बताता हूँ, फायदे और नुकसान क्या है इस लाइन के अंदर। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपकी ग्लोबल मोबिलिटी रहती है इस चीज के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा लॉ है जो ग्लोबली सेम है। अगर ये इंडिया में भी हो रहा है, यूएस में भी हो रहा है, कनाडा में भी हो रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी हो रहा है, तो ये सब जगह उसका हार्ट एक सेम रहेगा। एंड इस पर मेजरली इसको कहते हैं ना, काफी लोग इसको कहते हैं ये खाली 7 सेक्शन का है या खाली ये 20 पन्नों का टोटल सेक्शन है, इसमें क्या है। लेकिन ये 20 पन्नों का नहीं है, ऐसा ना खाली एक मुखालता है हम लोगों का। First of all, it's been governed by section, then it is to be read by Rule 10 of Indian Income Tax Rule, और उसके बाद there are commentaries, OECD commentaries, जो कि हम पे एप्लीकेबल होती नहीं है, हम उनको इंडिया को, लेकिन फिर भी काफी हद तक जो OECD में लिखा हुआ है, we are bound to do that, और वहां से कहने के हम काफी चीजें वहां से उठाते हैं, which is more than 600+ pages, और इस तरह ही OECD की गाइडलाइंस भी है, और इसी तरीके से इंटरनेशनल उसकी यूनाइटेड नेशंस की भी ट्रांसफर प्राइसिंग गाइडलाइंस है। तो अगर बेसिक कभी पढ़ना हो तो ये सब चीजें यहाँ से उठाई जाती हैं, यहाँ से चीजें पढ़ी जाती हैं। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि 20 पन्नों का लॉ है, ये ग्लोबली जो होता है ये पूरा OECD को हम रेफर करते हैं, हम यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं, और इट कैन वेरी फ्रॉम हर एक बिजनेस के साथ ट्रांसफर प्राइसिंग का मॉडल चेंज होता है। और उसमें ना लॉ में तो खाली बस एक चीज लिखे 5 मेथड्स, लेकिन 5 मेथड और कितने तरह के बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं, फंक्शन कितने तरह के हो सकते हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। सो इससे बड़ा टॉपिक तो मैंने अब तक तो वैसे कह रहा हूँ, अब तक मैं जब भी जाता हूँ ना, चाहे मुझे 9 साल हो गए हो, 10 साल होने वाले हो, लेकिन अब भी मुझे कोई ना कोई ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल नई चीज उठ के आ गई, इसको कैसे करूँ, क्योंकि कहीं लिखा हुआ ही नहीं होता। क्योंकि अपने आप को अपने बिजनेस सेंस से उस चीज को आपको रिजॉल्व करना पड़ता है, अपने बिजनेस सेंस से आपको उसको उसमें चीजों को आपको इनपुट देने पड़ते हैं। तो काफी चीजों कई जगह लिखी ही नहीं होती, लेकिन स्टेप्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपके लिखे होते हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उन चीजों में मद्देनजर रखते हुए हमें सारी चीजें हम करते हैं। और इसमें कैरियर बनाना अगेन बस इसमें सबसे बड़ा फायदा ही रहता है कि ग्लोबल मोबिलिटी रहती है। जैसे कि हम इंडिया में थे, इंडिया की मार्केट चाहे भले ही सैचुरेट हो रही हो या सैचुरेटेड होने वाली हो, लेकिन जो मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो कि सबके सब ना बाहर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं अब। लाइक कोई दोस्त मलेशिया चला गया, कोई दोस्त, लेकिन हम सारे EY में हम सारे दोस्त हैं। आप मानेंगे हम EY से ही कोई मेरा दोस्त, मैं इसमें US कनाडा आ गया, मेरा एक दोस्त मतलब कि EY मेरी टीम का ही जो मेरा दोस्त था ना, करंटली इज वर्किंग विद मलेशिया, currently one of my friend is working with UK, and currently one of my friend is working with Denmark, न्यूजीलैंड, सब ऑस्ट्रेलिया, सबके सब अलग। और इसका फायदा तो ये वाला है ग्लोबल मोबिलिटी। और आप बाहर, अगर आप कभी बाहर जाते हैं, आपको जॉब शिफ्ट करने में, आपको चेंज करने में, जॉब बाहर मिलने में काफी ज्यादा आसानी रहती है। लेकिन अगर जो इंडिया के सबसे आगे लगा, सबसे प्रीमियम जो फील्ड है ना, आप कॉर्पोरेट टैक्स, अगर वो बाहर जाता है ना और जॉब ढूंढता है, उसको बहुत दिक्कत आती है। तो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग IFRS, जब से इंटरनेशनल फाइनेंशियल मॉडल, जब से IFRS आया है, तब से मतलब ग्लोबल लेवल पे अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो उस पर जॉब मिलना, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उस पर जॉब मिलना आसान है। इस तरह ही अगर आप DTSS वगैरह पे एक्सपर्टीज रखते हैं तो आपको बाहर जॉब मिलना आसान है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें भी कॉर्पोरेट टैक्स में भी देखा है कि कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर इंडिया से लोग बाहर गए हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड मतलब करंटली वो EY इंडिया से EY सिंगापुर, शी शिफ्टेड टू EY सिंगापुर एंड शी इज वर्किंग ओवर देयर। वो कॉर्पोरेट टैक्स की थी, बट शी वाज वर्किंग विद DTSS, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट्स वगैरह और मॉडल टैक्स कन्वेंशंस एंड ऑल। तो ये सब तो इसका फायदा है इंटरनेशनल टैक्स का, इंटरनेशनल टैक्सेशन में अगर स्पेशलाइज रखते हैं। और ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर जो सबसे बड़ा एक नुकसान है, जो कि मुझे लगता है इंटरनेशनल ट्रांसफर में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप खाली कंसल्टिंग के होकर रह जाते हैं। यू आर मोर काइंड ऑफ अ कंसल्टेंट। इसकी जॉब्स ना इंडस्ट्री में मैंने बहुत कम देखी हैं।
अब आनी शुरू हो गई हैं बिकॉज ऑफ द BEPS। जब से इन्होंने CBCR और मास्टर फाइल की रिक्वायरमेंट्स और लोकल फाइल्स की रिक्वायरमेंट, बहुत चीजें इन्होंने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर दी है ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। तो उन्होंने फिर भी अपनी टीम्स वगैरह, इंटरनल टीम्स वगैरह बनने शुरू हो गई हैं। देयर इज अ फिलिप्स की अपने इंटरनल टीम है पूरी की पूरी बॉम्बे के अंदर, विच डू ओनली ट्रांसफर प्राइसिंग। लाइकवाइज ओपन टेक्स्ट कनाडा के अंदर एप्पल में देयर आर सेंट्रलाइज्ड टीम, लेकिन वहाँ पे हायरिंग बहुत कम होती है। और जो मेजरली जो इसमें हायरिंग होती है ना, बिग फोर्स वगैरह के अंदर ही होती है। तो यू आर मोर काइंड ऑफ अ कंसल्टेंट। अगर आप सोचें कि अगर आप अपनी जॉब और कंसल्टिंग के अंदर थोड़ा सा फाइट रहता है टाइमिंग्स का ना, मतलब कि आप क्योंकि अगर आप फ्रंट एंड में आप प्रॉफिट सेंटर के अंदर रहते हैं, कॉस्ट सेंटर जैसे बाय प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर, व्हाट आई वांट टू से इज कि आप कॉस्ट सेंटर के साइड में इंडस्ट्री के अंदर है तो वहाँ पे उनके लिए कॉस्ट है। तो वो, लेकिन वहाँ पे जिंदगी बड़ी, इन कंपैरिजन टू द फ्रंट एंड, वहाँ जिंदगी थोड़ी सी आरामदायक होती है। और जो कि इसलिए काफी लोग कंसल्टिंग से ना, आप देखा होगा बिग फोर ऑडिट से या बिग फोर टैक्स से, वो उसके बाद इंडस्ट्री शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रांसफर प्राइसिंग टू इंडस्ट्री वोंट बी दैट इजी। और इन लॉन्ग रन ड्यू टू BEPS देयर कुड बी अ मॉडल, जैसे कि आपने रेनित जी का ही देखा, ही शिफ्टेड फ्रॉम PwC एंड द डायरेक्टर लेवल टू OYO। तो लेकिन वो कितने जने शिफ्ट होंगे ट्रांसफॉर्मेशन, कितने जने जाएंगे या कितने स्पेशलाइज जने, लेकिन ये BEPS के बाद ये चीजें आपकी शिफ्ट होनी शुरू हुई हैं। लेकिन यू आर मोर काइंड ऑफ अ ऑन द कंसल्टिंग साइड, तो इंडस्ट्री की साइड पे आपको। उदित, हाँ जी, just want to intervene for a while. कनाडा में अभी मॉर्निंग हो रही है, हमारे यहाँ पे नाइट हो रही है, and it's ओके 10 PM, right? तो ओके। will you please अच्छा, quickly मुझे टाइम wind का up पता the नहीं लग things, रहा। right? I'm ठीक really है, sorry, although we want नहीं to नहीं listen नहीं you more and more, but there are some time considerations, so नहीं please नहीं, wind up things थैंक्स यू quickly. टोल्ड मी। एक्चुअली ना मैं, क्योंकि मेरे पास ना कोई PPT या कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मैं ना वो अपने सब कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपीरियंस से ही बोल रहा होता हूँ। और आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरे को लगता है कि अपना जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकूं, अपना वो एक्सपीरियंस आप लोगों को बता We सकूं, request इसलिए you वो one फ्लो में thing, मुझे खुद if you टाइम का can नहीं पता provide लग the पाया। PPT also, it will be better if you can provide the PPT later on. It will be beneficial for the members if you can prepare a PPT also. ठीक है, तो ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज ट्रांसफर प्राइसिंग की साइड से थी। और अच्छा, अगर आपने, हाँ बस मैं आपको 2-3 चीज और बताना चाहूँगा। अगर आप अपने इंडस्ट्रियल टेक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो अगेन, और या ट्रांसफर प्राइसिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा जहाँ आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिल सके। और थोड़ा जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लाइंस के ऊपर, लेकिन अगर आपको नॉलेज है एंड सामने वाला कैन सी लाइक यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट एंड यू आर हैविंग वेरी लॉट्स ऑफ नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट, आपको जॉब भी मिल सकती है। लेकिन जस्ट ट्राई कि आप किसी बुटीक फर्म से, आप छोटी फर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक बार एक्सपीरियंस मिल जाए तो फिर आपको बड़ी फर्म भी बड़ी प्यार से आपको ले लेती है ऑन योर बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। अगर और इसको पढ़ने के लिए ऑन, इसमें इंस्टीट्यूट की 2 बुक्स हैं और वो दोनों काफी इजी लैंग्वेज में लिखे रखे हैं, एंड बोथ ऑफ दोस बुक्स आर फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यू कैन रेफर टू बोथ ऑफ देम। ICAI की जो बुक्स ऑन इंटरनेशनल टैक्स, एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, और जो दूसरी बुक है जो ट्रांसफर प्राइसिंग, इट्स ऑन द गाइडेंस ऑन फॉर्म 3CB, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। सो दीज आर माय टेक्स ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। आई होप आप मैं कुछ प्रैक्टिकली आप लोगों को बता पाया हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू so much for listening, and thank you so much for being awake till 10 o'clock. Thank you, thanks.